क्वेश्चन ये है कि दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं इन चीजों के, पॉपुलेशन के, एनवायरनमेंट के, फूड के, वो एक चीज पे बिल्कुल मुत्तफिक हैं, और वो ये चीज है कि ये जो प्लानेट अर्थ है और इस पर जो खास तौर पे वर्ल्ड यानी जिसे हम दुनिया कहते हैं, ये स्लोली बट ग्रेजुअली फॉर श्योर जो है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है। अब उनका कहना यह है, मानना यह है कि इस डिस्ट्रक्शन के, इस ट्रबल के जो सोर्सेज हैं वो दो हो सकते हैं। एक, अगर न्यूक चलते हैं तो भी तबाही है, और न्यूक के अलावा वो फुली कन्विंस्ड है कि पॉपुलेशन जिस तरह से ग्रो कर रही है, लाइक ये 15 नवंबर गुजरा है और दुनिया की आबादी जो है वो 8 अरब हो गई है, तो वो ये कहते हैं कि वगरना ये जो मॉब है जो कि बॉम्ब से स्लोर है, लेकिन ये इसकी तबाही जो है वो उतनी ही यकीनी है जितनी एक बॉम्ब कर सकता है। अच्छा, ये बात जो आपने उसका फूड सिक्योरिटी और दीगर चीजों का जिक्र किया, उस हवाले से हमारे जैसे ममालिक और हमारा जो खित्ता जिसे हम साउथ एशिया कहते हैं, उसके हवाले से ये बात मतलब एग्जैक्टली ट्रू है, फैक्ट है। उस पर अभी मैं थोड़ी सी उसकी डिटेल बयान करूंगा। अब इशू सबसे जो बुनियादी है कि वेस्ट जो है या दुनिया के जितने भी एडवांस कंट्रीज हैं, जिसमें यूरोपियन, अमेरिका, कनाडा के अलावा जापान, ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो कि पूरे इस बात पे कन्विंस्ड हो चुके हैं कि उन्होंने अपना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 0 के अराउंड रखा हुआ है। और आपको शायद नहीं, यकीनन थोड़ी हैरानगी होगी कि इस सिलसिले में यूरोप के बहुत सारे ममालिक ऐसे भी हैं जिनकी पॉपुलेशन नेगेटिव में जाती है, मतलब ऑलमोस्ट नेगेटिव जिसको कहते हैं, कि मिसाल के तौर पे जर्मनी है, फ्रांस है, तो ये ऐसे ममालिक हैं कि उनके यहाँ सालाना जितने लोगों ये कोई साउंड आ रही है, आपको भी आ रही है? आप लोग मुझे सुन रहे हैं जी? जी सुन रहे। अच्छा, जी जी, आपकी आवाज आ रही है। आवाज क्लियर है सर। अच्छा, मैं एक जी गुजारिश करूं सबसे कि अपना माइक आप बंद कर लें प्लीज। जब आप कोई क्वेश्चन करेंगे, कमेंट करेंगे, फिर आप ऑन करें, ये नॉइस आएगा वरना। वो बच्चे के रोने की आवाज मुझे तो आई है बीच में। हाँ, घरों में बच्चे होते हैं डॉक्टर साहब, तो माइक ऑन हो तो हो रो भी दे। चले, वही पॉपुलेशन क्राइसिस ऑलरेडी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, उसमें सर उनका जो पॉपुलेशन, यानी उनके यहाँ सालाना उतने ही लोगों की पैदाइश होती है जितने लोगों की डेथ हो जाती है। इस वजह से वो लोग जो हैं वो इस क्राइसिस में से बहुत पहले बाहर जा चुके हैं। जिस तरह दुनिया की जो फेमस मोस्ट एक थ्योरी जिसका कि जिक्र बहुत ज्यादा होता है, वो आपको अंदाजा हो गया होगा कि पॉपुलेशन थ्योरी माल्थस की है, कि जिसके मुताबिक वो ये कहता है कि पॉपुलेशन जो है ये डबल होती है, 2 से 4, 4 से 8 से 16, जबकि जो दुनिया के रिसोर्सेज हैं वो ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते हैं और 1 से 2, 2 से 3 होते हैं। अब पॉपुलेशन के मुतालिक दुनिया में ह्यू एंड क्राई बहुत कम होने की जो सबसे पहली और अहम बात होने लगी है, ये कि वो भी वजह यही है कि चूंकि जो मुल्क लोगों को ट्रेंड देते हैं, जो दुनिया में कैंपेन्स लॉन्च करते हैं, उनके यहाँ ये इशू कंट्रोल्ड है, तो वो फिर इसके ऊपर जो है वो ज्यादा बात नहीं करते। मिसाल के तौर पे अमेरिका जो वर्ल्ड ऑर्डर अपना चलाता है, वो पाकिस्तान जैसे ममालिक को जमहूरियत का कहता है, फेमिनिज्म का कहता है, जो माइनॉरिटी राइट्स हैं उसके बारे में बड़ा अग्रेशन शो करता है, लेकिन जब आबादी की बात आती है तो वो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो अंडरस्टैंड करते हैं कि ये इन मुल्कों का प्रॉब्लम है और ये इसको फेस कर रहे हैं। यानी मेरा कहने का मतलब ये उन लोगों का इशू ही नहीं है। अच्छा, अब जो बात इसमें एक डिबेट होती थी या अब भी होती है, वो डिबेट प्रोफेसर साहब इस तरह से है
जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि हाउ मच इज टू मच। ये बहुत एक डिबेट है। मिसाल के तौर पे आप लोगों की ज़हन में भी आता होगा कि जनाब हमारे पास ब्रॉयलर आ गया है, खादें आ गई हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन आ चुका है, जिसकी वजह से अब ऐसा ऐसा बीज आ चुका है कि जो रवायती बीज के मुकाबले में जो है आपको 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना भी ज्यादा प्रोडक्शन देता है। अच्छा, पहली बात तो ये मैं बताता चलूं कि जो न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स हैं या फूड के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसे फिल्लर कहते हैं। फिल्लर, ये सिंपल आपका पेट तो भर देता है ब्रॉयलर और वो खादों की मदद से ग्रो किया हुआ जो भी फसल होती है, लेकिन ये इसकी जो फूड वैल्यू है वो हरगिज पूरी नहीं होती। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये दुनिया में कब से हुआ, तो आपको 1970s में जाना पड़ेगा। 1971 एग्जैक्टली वो ईयर है कि जब जो एक्सपर्ट्स हैं फूड के, एनवायरनमेंट के, क्लाइमेट के, उन्होंने फर्स्ट टाइम दुनिया को ये वार्न किया कि 1971 में 28 दिसंबर को या 27 दिसंबर को, यानी साल खत्म होने से 2 दिन पहले, दुनिया के इकोसिस्टम में या एनवायरनमेंट में नेचुरल कैपेसिटी से जितनी फूड पैदा करने की सकत थी वो साल खत्म होने से 2 दिन पहले हमने कंज्यूम कर ली। इसको कहते हैं ओवरशूटिंग डे या ओवरशूट डे। अब आपके लिए एस्टॉनिशिंग फैक्ट ये होगा कि इस साल यानी 2022 में ये जो ओवरशूट डे था, यानी जो इकोसिस्टम की, एनवायरनमेंट की कैपेसिटी थी, वो 28 जुलाई को एग्जॉस्ट हो गई है। इस साल 28 जुलाई को आप लोग मेरा आर्टिकल भी देख सकते हैं, तो उन्होंने एक्सपर्ट्स ने ये बताया दुनिया को कि जनाब इस साल की जितनी कुदरती सकत थी वो 28 जुलाई को खत्म हो गई है। अब सवाल ये है कि जी फिर हम जिंदा कैसे हैं, हम खा कैसे रहे हैं? तो फिर वही स्टफ जिसकी अभी मैंने बात की है कि आप उसमें खादों की मदद से या डालडा घी जिसे हम उर्फे आम में कहते हैं, या खादों की मदद से टनल फार्मिंग करके वो जो हम सब्जियां और दीगर चीजें कल्टीवेट करते हैं, हम उसकी बुनियाद पर जिंदा हैं। इसको मैं सादा लफ्जों में आप सबके लिए ये गोशगुजार कर दूं कि आपने सुना होगा, अगर किसी बुजुर्ग के पास बैठे हों जो खास तौर पे किसी रूरल एरिया से हों, तो वो ये कहते हैं कि ये वो सदी थी, दहाई थी जब डालडा घी नया नया आना शुरू हुआ था। ये वो टाइम था जब दुनिया में नई नई मसनूई खादें आना शुरू हुई थी। मिसाल के तौर पे मैं एम्पिरिकल एविडेंस एक बयान कर देता हूं। मुझे याद है मेरे परदादा, मैंने उनको देखा हुआ है, वो कम से कम 1 एकड़ जमीन ऐसी जरूर रखते थे, उसको मेक श्योर करते थे। उनकी डेथ जो है वो 1985 के करीब हुई थी कि 1 एकड़ ऐसा जरूर होना चाहिए कि उसमें चावल उगाए जाएं या गंदम, तो उसके अंदर जो है ना मसनूई खाद इस्तेमाल ना की जाए। नंबर 2, फिर दुनिया में क्राइसिस रहा है इरिगेशन का। तो इरिगेशन में भी ट्यूबवेल का जो पानी होता है वो नहर के पानी जितना सेहतमंद नहीं होता। बड़ी सादा सी बात है, उसको ब्रीफ कर देता हूं कि जो नहर का पानी होता है ना, उसमें कुछ मिनरल्स या कुछ सॉइल पार्टिकल्स ऐसे मौजूद होते हैं जो कि खेत की फर्टिलिटी को मेंटेन भी करते हैं और एनहेंस भी करते हैं। फिर मैं यहां पर आप लोगों को ये बताता चलूं, बीइंग ज्योग्राफर, कि जो एग्रोनॉमी के एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक एक फसल के कटते ही दूसरी फसल की बुवाई शुरू कर देना भी ये जमीन के साथ उसी तरह की ज्यादती है इस तरह से रूरल एरिया में एक खातून जो है वो 5 से 6 बच्चों को जन्म देती है। अमेरिका इज द कंट्री कि जहां पर वो एक फसल लेने के बाद प्रोफेसर साहब अपनी जमीन को 6 माह के लिए, साल के लिए फैलो यानी खाली छोड़ते हैं ताकि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपनी फर्टिलिटी जो है वो मेंटेन कर सके। अच्छा, अब आता हूं मैं पाकिस्तान और सऊदी एशिया की तरफ, खासतौर पे पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली लाइक सो मेनी अदर थिंग्स, पाकिस्तान और इंडिया दुनिया के बिगेस्ट कल्प्रेट हैं सालाना आबादी के इजाफे के हवाले से। मिसाल के तौर पे इस वक्त इंडिया दुनिया में पॉपुलेशन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर तो है ही। आपको बहुत हैरानगी होगी
कि पाकिस्तान नंबर 2 पे आ चुका है। पाकिस्तान में सालाना जितने लोगों का इजाफा होता है वो चीन से भी ज्यादा है। चीन जो 1 अरब 40 करोड़ की आबादी का मुल्क है, तो हम उससे भी ज्यादा हैं। इंडिया के अंदर 1 करोड़ 60 लाख, पाकिस्तान में 55 से 60 लाख आबादी है, वो सालाना ग्रो कर रही है। अब इसके अंदर जो अगला आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि आपने यहाँ सुना होगा, खासतौर पे हमारा जो मजहबी तबका या मौलवी हजरात है, वो एक बात बड़ी शिद्दत से बयान करते हुए ये कहते फरमाते हैं कि जनाब ये मैं हदीस या उनकी तरफ तो नहीं जाता जिसमें वो कहते हैं कि जी उम्मत की तादाद में इजाफा करो, लेकिन वो अब भी जो एडामेंट है ना कि नहीं जी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती रहनी चाहिए। अभी जितनी आर्गुमेंट मैंने आपको दिए कि जी फूड है, पोल्ट्री है, डालडा घी है, चले आप मान लें, लेकिन एक चीज जिसकी वजह से हम टोटली आउट क्लास होंगे, डिजास्टर में जाएंगे, वो होगा कि आपके पास मसनूई तरीके से ना पानी पैदा करने का कोई जरिया है, ना ऑक्सीजन पैदा करने का कोई जरिया है। और पाकिस्तान और साउथ एशिया, जनूबी एशिया, जिसे मैं तो ऑनेस्टली सारो एशिया कहता हूं और सैड एशिया कहता हूं, इसके अंदर जो पानी के बाद अब अगली चीज तकरीबन स्टार्ट हो भी चुकी है, नहीं तो आइंदा ये एक प्रोडक्ट होगी, वो ये होगा कि ऑक्सीजन के सिलेंडर भी जो है वो इस खित्ते के अंदर बिका करेंगे। इसकी बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है। पाकिस्तान में सालाना अगर 55 लाख आबादी का इजाफा होता है तो आपको वर्दी फेलोज कम अज कम सालाना 5 लाख घर बनाने पड़ते हैं पाकिस्तान के अंदर। अब 5 लाख घर, आप 5 मरले का एवरेज एक घर तस्वर कीजिए, तो देख लीजिए कि 25 लाख मरले जो हैं ये कोई तकरीबन 10,000 एकड़ के करीब जगह बनती है। अभी भी आप लोग इसको कंसेप्चुलाइज करना चाहें, आप आउट ऑफ सिटी ट्रेवल करें तो बड़ी शाहराह पर पाकिस्तान में आप देखिएगा दाएं और बाएं आपको सबसे ज्यादा कमर्शियल जो है वो हाउसिंग सोसाइटियों के मिलते हैं। तो ये खिता पर्टिकुलरली, इसको इंटरनेशनल एक्सपर्ट जो अनफॉर्चुनेटली हमें यूजलेस ईटर्स का ना वो नाम देते हैं। और एक बात अगर आप उसको अग्री करना पसंद करें तो ये जो 2 न्यूक्लियर रास्ते हैं इसके बारे में बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ओपिनियन, जिसमें मैं शामिल हूं, कि इनके न्यूक्स धरे के धरे रह जाएंगे और साउथ एशिया बिलखुसूस पाकिस्तान, इंडिया, ये दुनिया के वो ममालिक हैं जहां से अगला डियास्पोरा जो पैदा होगा, जो आबादी माइग्रेट करेगी, वर्दी फेलोज, वो ड्यू टू इन्वायरमेंटल क्राइसिस, एयर, वाटर, लैंड, इम्प्योरिटीज, ये चीजें। और अगर आप फिर भी नहीं मानते, जिस तरह एक वफाकी कबीना के एक एक्सपर्ट आ गए मेरे पास कि ये आप कैसे कहते हैं, तो अब आप ये स्मोक की कंडीशन को देख लें जो मिड अक्टूबर से स्टार्ट होती है। पहले ये एक बारिश से बैठ जाती थी, अब अगर एक बारिश हो भी जाए तो ये कंटिन्यू करती है। अगर आप में से किसी ने लास्ट ईयर पाकिस्तान में मसनूई बारिश का शोर सुना हो तो मैं बताता चलूं वो मैं ही था जिसने वो आइडिया इनिशिएट किया था। और इस मुल्क के पास आप लोग चूंकि टेक्नोलॉजी से बड़े कंसर्न है, तो एक रास्ता प्रोफेसर साहब बचेगा या बचा है कि ये इंडिया और पाकिस्तान मसनूई बारिश के जरिए जो है वो असल पानी जो है तवातर से हासिल करें। मिसाल के तौर पे अब आजकल आपने देखा अभी तक डिंगी खत्म नहीं हुआ। अब नवंबर जिस दिन वो पाकिस्तान और वो मैच था T20, तो पाकिस्तान हार गया था, उस दिन हल्की हल्की रिमझिम ज्यादा इलाकों में हुई थी। उस दिन अगर आपके त्यारे उड़ते, बादलों से ऊपर जाते और वो निमक छिड़काते या नीचे से आपका सिस्टम लगा होता तो बारिश बरसाते, तो उसे 3 काम हो सकते थे। एक तो ये कि स्मोक कम होती, नंबर 2 ठंड थोड़ा पहले या पूरी स्टार्ट हो जाती जिससे डेंगी खत्म हो जाता और आपकी गंदम की फसल को पानी जो है वो मिल सकता था। आप मतलब, और उसके बाद भी मैं ये बता दूं कि मसनूई बारिश के साथ भी आप इस खित्ते की सूरत हाल जो है, यानी जिस तरह मरीज है ना खुदा न खास्ता कैंसर का है, हेपेटाइटिस का है, तो उसकी जिंदगी थोड़ी बढ़ा सकते हैं, इसको ना सस्टेनेबल अनफॉर्चुनेटली करने की पोजीशन से हम गुजर चुके हैं। ये मेरी इस पे जी ऑब्जर्वेशन है, पॉइंट्स हैं। अब आपने कहा था कि टाइम मेरा ख्याल पूरा हो गया कि अभी है?
आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे प्रोफेसर साहब, आप अपना स्पीकर जी अनम्यूट जी कीजिए। जी, मैंने जी कहा जी, अभी 5-7 मिनट हैं आपके पास, ओके। बाकी अब इसके अंदर जो आपने कहा कि टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी नहीं, इसके अंदर आपको ब्रेन चेंज करना होंगे। पाकिस्तान के साथ जो ट्रेजेडी हुई थी वो प्रोफेसर साहब ये थी कि ये वैसे तो अयूब दौर में पॉपुलेशन प्लानिंग शुरू हो गई थी। लाइक आज जो बयान छपा है वफाकी वजीर इत्तलात, उसने 70 साल पॉपुलेशन काउंसिल के पूरे हुए हैं, तो उसने एक स्टेटमेंट भी जारी की है। पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाना शुरू हो गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जियाउल हक नामी जो भी बंदा इस खित्ते पर मुसल्लत हुआ, उसने जो दीगर जुल्म तो किए जो किए, उसने इस्लामाइजेशन के नाम पर जो हमारे पाकिस्तान में जितने पॉपुलेशन प्लानिंग के सेंटर्स थे उसको बंद कर दिया, और पॉपुलेशन हमारी कंट्रोल जो ट्रेंड चल रहा था वो अनफॉर्चुनेटली दोबारा बढ़ना शुरू हो गई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लुक एट द बांग्लादेश। जब तक वो हमारा हिस्सा थे, हमारे साथ थे, उनकी आबादी हमसे 50 लाख ज्यादा होती थी, और आप लोग यकीनन शजदर रह जाएंगे कि इस वक्त उनकी आबादी हमसे कम से कम 6 करोड़ कम हो चुकी है। और दुनिया में इस वक्त एक भी मुल्क ऐसा नहीं है कि जो हर साल पॉपुलेशन का इतना बर्डन लेता हो और वो तरक्की तो क्या सरवाइव कर सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोग कहते हैं जी आप ये ह्यूमन रिसोर्स है, इसको ट्रेन करें। तो अब आप देखें कि आपके मुल्क में एक अजीब ट्रेंड ये है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेसर हैं, दीगर लोग हैं, जो कि 2 की बजाय 4 बच्चों की भी अच्छी परवरिश कर सकते हैं, वो इसको फॉलो करते हैं। और आपके वो लोग, मसलन मुझे जो एक चीज बड़ी ऑब्सेस्ड हूं मैं, कि मैं एक इशारे से गुजरता हूँ, ये खतून ने एक छोटा बच्चा उठाया होता है और ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी होती है और वो भीख मांग रही होती है। तो मुझे नहीं समझ आती कि इस आबादी के साथ आप कौन सा ह्यूमन रिसोर्स जो है वो पैदा करें। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये काफी वैसे ड्रामे वाली चीजें हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि डरे ना, सवाल करें आपसे कि कोई इसका हल भी है या नहीं है। तो सवालात के लिए, कमेंट के लिए तमाम दोस्तों को दावत है जो भी कमेंट करना चाहे, सवाल करना चाहे। सर मेरा क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम। जी जी मेरा नाम फवाद अली है और मैं पेशावर से ताल्लुक रखता हूँ और जी मैं सर। फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। पेशावर यूनिवर्सिटी में एमफिल का स्टूडेंट भी हूँ और एनवायरनमेंट पे लिखता हूँ। द थर्ड पोल एक है इंटरनेशनल वेबसाइट। जी जी रिसेंटली सर। मैं जो इशू पे काम कर रहा था, ये खैबर पख्तूनख्वा के सदर डिस्ट्रिक्ट में वाटर शॉर्टेज पे। जी जी एक तो बदकिस्मती है कि हमारे पास पानी है भी नहीं और हमारे पास डेटा भी नहीं है, और अगर जी डेटा जी है तो वो ज्यादातर जिन लोगों ने इकट्ठा किया वो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझते हैं। जी जी तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपने कहा कि माइग्रेशन का जो इंडिया और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा माइग्रेशन होगी, तो हाँ मैं जी। है एनी ऑप्शन, हम अगर माइग्रेट करेंगे भी तो कहाँ जाएंगे? शायद से नहीं नहीं हमारा है नहीं, मेरी अच्छा, अफगानिस्तान। पहली पहली बात मैं बता दूं कि ये जो माइग्रेशन होगी ये आपकी एलीट क्लास करेगी, मिडिल क्लास के तो बस में नहीं है। क्योंकि कुदरत का एक अजीब जबर है कि इंडिया और ऊपर की तरफ तो हम सोच ही नहीं सकते, हम उसका भी नहीं सोच सकते। अलबत्ता एक विंडो इसमें खुल सकती है, क्योंकि चाइनीज बड़ा स्ट्रिक्टली अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। तो हो सकता है नियर फ्यूचर में वहां पे कोई ह्यूमन रिसोर्स, अच्छा फिर बात फिर वही है कि उन्होंने भी अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, इलिटरेट लोगों को तो किसी ने भी वेलकम नहीं करना। उन्होंने भी अगर वेलकम किया ही किया तो उसके लिए भी आपको जरूरी होगा कि आपकी एजुकेटेड क्लास जो है वो वहां पे जाए। जो बाकी मैंने कहा ना कि अगली माइग्रेशन होगी वो ये होगी कि फिर जो लोग मतलब मिडल ईस्ट, मलेशिया, यूरोप, इन मुल्कों की तरफ रुख करें, और वो टाइम आ चुका है। जी, शुमाइला, शुमाइला के बाद फिर डॉक्टर रियाज। अस्सलाम वालेकुम सर, सब खैरियत से? वालेकुम सलाम। थोड़ी देर अच्छा, पहले तो मेरा खैरियत सवाल से थे शुमाइला, ये जो गुफ्तगू सुनी है उसके जी बाद परेशान है। डॉक्टर साहब ने काफी
ऐसी बातें बताई हैं तो ठीक है। चलिए कीजिए आप सवाल। बहुत ही परेशान कुन है, मतलब मेरे लिए तो मुझे ये यकीन मतलब करने हमसे भी में ज्यादा था कि परेशान है 50, आप। हाँ 50-55 लाख हम इंक्रीज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा है ये। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि आपने कहा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि देखें हमारी जो नखालिसपन है चीजों में, फूड में, हमारे जो खादों का इस्तेमाल है, क्या इसको भी हमें पॉपुलेशन के साथ जो है वो एफिलिएट करना मैडम मतलब ये चाहिए, मैं अर्ज या करता हूँ, उसकी मैं वजह। अर्ज कर जी मैं पहले इस जी सवाल का जवाब दे दूं। देखिए, पाकिस्तान में ना वही बात है कि फिर अपने आबाओ अजदाद की बात आ जाती है। मेरे दादा बताया करते थे कि अगर ना 40 किलो का एक दूध का जो बर्तन होता था ना, तो उसमें से जब दूध निकाला जाता था तो एक गड़वी यानी 1 किलो पानी उसमें डाल के ना, तो बाद में उसमें जितना आगे अंदर स्टफ जुड़ा होता था तो उसको निकालते थे। और अगर ये पता चल इसने जाता शुरू में फेसबुक पे बूस्ट करवाते थे। बेसिकली जो बायर्स हैं वो मैं खुद ही करता हूँ बूस्ट, एक तो उन लोगों के लिए ना बूस्टिंग, जो लोगों जिन लोगों को पता नहीं है, ठीक है, मैं करता था एडमिनिस्ट्रेशन ये अपनी दरमियान में को प्रॉपर, बोल रहा है प्रोफेसर साहब। ठीक है। अब मेरा था लीड जनरेशन एंड मैसेज, ठीक है। यार प्लीज ये That's आप why- ये कौन बात कर रहा है? प्लीज आप अपना माइक बंद करें, अगर आप सवाल कर रहे हैं तो बात करें। नहीं, को आपस में गुफ्तगू कोई हाँ वो कोई सलाह मशवरा कर रहे हैं, उनको पता नहीं होगा। हाँ तो नहीं जी जी जी, जी तो उसमें कंप्लीट। जी जी आप कीजिए बात। फिर क्या हुआ कि दूध में पानी डालने की बात आनी शुरू हुई। फिर बात पहुंची कि जी पानी में दूध डाला जाता है। और अब आप अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आप लोगों ने भी सुना जाना होगा, कई साल पहले आया था कि पाकिस्तान में जितना भी दूध डब्बों में फरोख्त हो रहा है, दिस इज टोटली फिक्टिशियस एंड आर्टिफिशियल मिल्क। इसमें जो नेचुरल मिल्क है उसका एक कतरा भी शामिल नहीं होता। और ये पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है सवाए इस मुल्क के कि हम इस जुल्म से अब डायरेक्टली, मसलन दुनिया में, पाकिस्तान में कभी किसी ने सोचा था ये जो गधे खाए गए, कुत्ते खाए गए, मुर्दा मुर्गी बिकती है, बीमार मुर्गी बिकती है, तो ये सारा कुछ कहां से आता है? जो उसकी डिमांड पैदा हुई होती है। तो अब आप उन मसनूई तरीकों से भी डिमांड फुलफिल नहीं कर सकते, तो फिर आप ये सब कुछ करते हैं। अगली बात मैं बताता चलूं, आप लोग टेक्नोलॉजी पे बड़े कंसर्न है, इसकी डायमेंशंस बहुत ज्यादा है। मिसाल के तौर पे जो आप खाद डालते हैं ना प्रोफेसर साहब, चावल गंदम सब्जियां उगाने के लिए, वो खाद एक तरह का जहर होता है। वो जमीन में परकुलेट जब कर जाती है पानी के साथ, तो वो आर्सेनिक पैदा करती है, आपकी जो अंडरग्राउंड वाटर होता है। अच्छा, वो आर्सेनिक पैदा होने से फिर क्या होता है कि अब आपके पंजाब के ज्यादातर इलाकों का पानी इस काबल जो पहले था, तो ठीक है जी, थोड़ा सा इसे कहते हैं कि वो साल्टी सा फील होता था। अब आप फैसलाबाद डिवीजन, सरगोदा डिवीजन, ये दो बड़े डिवीजन हैं। और जैसे जैसे साउथ की तरफ जाएं तो आपका पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं है। आप उसी पानी को से इरिगेट करते हैं फसलों को, और उसी फसल को फिर हम लोग खाने पर मजबूर हैं। इसकी बड़ी सादा, मैं आम रोजमर्रा जिंदगी से आपको मिसालें देता हुआ चल रहा हूं कि गोजरा से अगर मैं 5 किलो चावल, मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए बुलाए भी, मंगवाए, मेरे यहाँ वो काम करता है यूनिवर्सिटी में मेरा क्लर्क, तो प्रोफेसर साहब वो पक नहीं सके थे। फिर उस चावल को कुछ 6 महीने साल रखना पड़ता है, फिर वो इस पोजीशन में आता है। जबकि आप शेखोपुरा, गुजरांवाला, सियालकोट के इलाके से जो चावल मंगवाते हैं। अच्छा, इस यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूं, हर गांव के साथ ना एक जौहड़ होता है जो उनका ड्रेनेज का सोर्स होता है। अब शॉर्टेज, पानी की शॉर्टेज और बिजली इतनी महंगी हो चुकी है प्रोफेसर साहब कि वो लोग उस आलूदा यानी टोटल जो कंटेमिनेटेड और पोल्यूटेड वाटर है उसको भी फसल को लगा देते हैं। मैंने उससे पूछा कि ये लगाते हो? तो यार ये तो निरा जहर है। कहता जी ये फिर हम ना वो जिस खेत में लगाते हैं वो फसल घर में नहीं रखते। अब प्रोफेसर ऑब्जर्वेशन से चलता है, उसके बाद मैंने 10 से 20 लोगों से ये बात कंफर्म की। उन्होंने कहा जी बिल्कुल वो पानी लगा देते हैं खेतों को, उसकी वजह ये होती है कि पानी तो आलूदा होता है लेकिन ये है कि फसल अच्छी हो जाती है। अब इससे आगे और क्या मैं बताऊं, आप लोग तो आज जान के डर रहे हैं, मेरे जैसे बंदे की जगह होके सोचें
जिसको ये बात पढ़ाते हुए कौम को 28 साल बीत गए, उसके बावजूद एक लड़का या लड़की स्टूडेंट आता है, हेलो हाय होती है, तो उसके बाद जब मैं पूछता हूँ फैमिली का सुनाओ, तो जब कोई कहता है मेरे 4 बच्चे हैं, फिर दूसरा कहता है 5 बच्चे हैं, तो मेरी कोशिश होती है मैं इसके सामने जो चाय रखी है या तो उठा लूं या इसके पैसे इससे ले लूं। ठीक है जी। जी डॉक्टर याद साहब, और उसके बाद राणा गुलाम मोहिउद्दीन साहब। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अनम्यूट करें। मैं जी? याद साहब, नहीं नहीं, आप तो बिल्कुल अनम्यूट हैं। अच्छा जी। डॉक्टर याद साहब वो बोल, डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। याद साहब नहीं आ रही सर, नहीं आ रही, नहीं आ रही आवाज सर। याद साहब, याद साहब सुन भी नहीं रहे, बोल रहे, आवाज नहीं आ रही आपकी। यार कोई किसी और को मौका दे दें फिर। आप जी जी सर, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अब आवाज आ रही है? हाँ आ रही है जी। अब आ रही है जी जी। ओ शायद कोई उसमें मैं तो शेर सुनाने लगा था यार, कोई बतलाओ, हम बतलाएं क्या, मतलब आवाज नहीं आ रही कैसे। अच्छा मैं बोल रहा था, मैं एक एक लफ्ज सुन रहा हूँ और मैं डॉक्टर साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि डॉक्टर साहब ने वाकई ये अगर कहा जाए ना कि पाकिस्तान का पहला इशू क्या है, यानी दो, मैं समझता हूँ जितने भी हम कोई लिस्ट गिनवाते हैं तो वो लिस्ट मतलब अगर उसको मतलब प्रायोरिटाइज करें तो जो नंबर 1 इशू बनता है वो पॉपुलेशन ही है जी। जी वो पॉपुलेशन जाके बनता है। बाकी मसाइल यहाँ से जन्म लेते हैं। ये डॉक्टर साहब ने इतना इम्पोर्टेंट इशू ये किया, तो मेरा सवाल तो नहीं है, मैं तो डॉक्टर साहब की ज़्यादा इनलाइटन हुआ बातों से, अलबत्ता उसमें एक दो चीज़ें थोड़ी सी शेयर कर लेता हूँ, डिस्कस श्योर श्योर। शेयर भी हम लोग उसमें डिस्कस भी कर लेते हैं। और एक तो ये है कि अच्छा ये एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसको कहते हैं क्लॉक इज टिकलिंग। एक ना ये पीछे अरसे में एक वो इन्वायरमेंट के ऊपर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो सारे सरबराह भी इकट्ठे थे, तो वो पहले कोई 1-2 साल पहले, ये कोविड से पहले, वो ये कहते थे कि अभी 5 मिनट रह गए हैं ना आपके, और अब इस साल उन्होंने कहा है कि नाउ द क्लॉक इज टिकलिंग। और वो बेसिकली टर्म इस्तेमाल करते हैं इन्वायरमेंट के हवाले से कि जिस तरह की पोल्यूशन हो गई है, जिस तरह का आपका एयर इंडेक्स है दुनिया में, जिस तरह की आपकी लिविंग ओवरऑल हो गई है, तो जो डॉक्टर साहब ने पहला सेंटेंस कहा कि ये जो अर्थ है ये लिवेबल नहीं है, क्योंकि इन्वायरमेंटल चेंजेस, उसमें पॉपुलेशन एक फैक्टर है, लेकिन जो मैं थोड़ा सा ओवरऑल उसके ऊपर मतलब एक कमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो जो इन्वायरमेंट है बेसिकली वो इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि उसके ऊपर अब साइंटिस्ट एग्री कर गए हैं कि नाउ क्लॉक इज टिकलिंग, और उसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है अब दुनिया सारी इसी के ऊपर आ रही है। इसी वजह से वो जो फॉसिल फ्यूल की रिप्लेसमेंट के ऊपर काम बहुत तेजी से शुरू हो गया, और सोलर के ऊपर काम चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो एक तो ये वाला फैक्टर है। अच्छा 2-3 और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं डॉक्टर साहब ने पॉइंट आउट किया, मैं थोड़ा सा उसको एलैबोरेट अगर मुझे मतलब सही लफ्ज़ मिल जाए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये जो 1900 में एक जगह पढ़ा था कि 1800 में, फिगर इससे पहले के नहीं है, ह्यूमन काउंटिंग के नहीं आप पूछे, मैं आपको बता देता हूँ टेंटेटिवली किस साल के पूछ रहे थे, मैं बता देता हूँ। 1820 से 30 वो साल है जब दुनिया की आबादी 1 बिलियन हुई, 1930 में 2 बिलियन हुई, और 1930 के बाद का सारा डाटा एक्यूरेट है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है डॉक्टर। वो उसने काउंट ये किया था कि वो जो 1830 से आप जैसे आप फरमा रहे हैं, जो यानी फर्स्ट बिलियन से जो सेकंड बिलियन में तकरीबन कोई
100 साल लग गए ना, बिल्कुल ठीक है, 100 से 125 साल। 125 ठीक। साल 1 ठीक। बिलियन से 2 बिलियन। लेकिन बिल्कुल ठीक है जी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 7 से 8 बिलियन होने में सिर्फ 11 साल लगे हैं हमें। मैं इसको अगर आप इजाजत दें एक्सप्लेन कर देता हूं कि जी, जी। पहला डबल हुआ तो 100 साल लगे, उसके बाद 1930 से 1975 में आप समझ लें कि 45 इयर्स लगे। अब 75 से 2002 में आप देख लें कि फिर कितना टाइम लगा, तकरीबन उतने। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, वो डबलिंग अगर पहली डबलिंग है कि 1 से 2 बिलियन थी, अब 4 से 8 हुई है। मसलन पाकिस्तान में आज से 10-15 साल पहले पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तकरीबन अगर 3% था, तो वो 3% ग्रोथ रेट होता था 12 करोड़ पे 13 करोड़ पे। अब अगर आपका ग्रोथ रेट 2.2% है, तो ये देखें ये 23 करोड़ के ऊपर है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अब इसके साथ ना जो इस वक्त पॉपुलेशन के जो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स हैं, उनकी स्टडीज कुछ आई हुई हैं, वो मैं एक दो बातें जरा वैसे ही मतलब आप बोले सर। मैं थोड़ा सा एक आध बस सेंटेंस, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो जैसे पॉपुलेशन कोई उनका फॉर्मूला है उसके ऊपर वो मतलब वो काफी ज्यादा यानी पॉपुलर भी हुआ है कि 10 बिलियन तक आबादी जैसे पहुंचेगी तो उसके बाद ऑटोमेटिकली ये डिक्लाइन पे आ जानी है, उसके बाद ये डिक्लाइन पे आना शुरू हो जाएगी। और वो उसके लिए वो मेरा ख्याल है जो एग्जैक्ट फिगर है मुझे याद नहीं है, लेकिन 10 बिलियन का टेंटेटिव सा है, और उसके पीछे कोई साइंटिफिक वो फॉर्मूला ये नहीं मतलब कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जो मैं डॉक्टर साहब ने जिक्र किया उसके ऊपर मैं थोड़ा सा मतलब ऐड ये कर दूं कि ये जहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, डॉक्टर साहब ने बहुत तफसील से और बड़ा इनलाइटेंड वे में बताया। ज़ाहिर है जापान में नेगेटिव है वैसे इस वक्त, और डॉक्टर साहब जिक्र भी कर रहे थे। रूस में नेगेटिव है जी, रशिया में बिल्कुल ठीक है नेगेटिव है। इसके अंदर वो तमाम मुल्क जहाँ पे पॉवर्टी है, पॉवर्टी का पॉपुलेशन से बड़ा गहरा ताल्लुक है। बिल्कुल ठीक है सर। जहाँ पे पॉवर्टी बढ़ रही है, पॉपुलेशन भी एक फैक्टर के मतलब तौर पे वहाँ पे बढ़ रही है, लेकिन उसके ऊपर कुछ मेरी तो इसमें कोई मतलब वो नहीं है, लेकिन हम ज़ाहिर वो जैसे डॉक्टर साहब ने हमें इनलाइटन किया, मतलब अहले इल्म से कोई दो चार बातें हम सुन लेते हैं, तो जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया वो बेसिकली ये है कि जो डायनेमिक्स हैं गुर्बत की वो ये बनती हैं कि अगर ये एक ऐसा विशेष सर्कल बन जाता है इनका कि अगर वो अपनी आबादी को यानी मतलब मल्टीप्लाई ना करें, ज़ाहिर वो आप देखें कि जितने भी गरीब मतलब फैमिलीज हैं उनके 8, 10, 12 बच्चे यानी वो इस हिसाब से उनका होता है। तो ये एक स्टडी है कि ये विशेष सर्कल हो जाता है, उसमें वो डिपेंड ही यानी आबादी पे करते हैं, यानी उनकी जो लिविंग होती है चाहे जितनी भी मतलब होती है, वो क्योंकि उनके पास स्किल कोई नहीं होता तो वो जो भी मींस ऑप्ट करते हैं उसमें उनकी जो काउंटिंग है, ह्यूमन काउंटिंग, वो एक फैक्टर के तौर पे मतलब आ रही है। लेकिन बहरहाल ये एक मतलब मेरी बात लंबी होगी, मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने बस वैसे एक कमेंट के तौर पे किया और डॉक्टर साहब ने चीजों को बहुत अच्छे अच्छा, अब मैं एक अर्ज करता चलूं, आप जिसको कह रहे थे ना आबादी कितनी होती है कितनी हो सकती है, इसको साइंटिफिकली बोला जाता है सर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द प्लैनेट अर्थ। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द प्लैनेट अर्थ को मैंने ओवरशूट डे के हवाले से आपको एग्जैक्ट डेट्स बता दी कि इस साल 28 जुलाई को वो टाइम गुजर गया कि जिसमें इस प्लैनेट अर्थ मदर अर्थ की जो सकत थी अपनी इन लोगों को फीड करने की, वो नेचुरल जो है वो 28 जुलाई को खत्म हो जाए। थैंक यू डॉक्टर साहब। यार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया जी। राना गुलाम उद्दीन साहब, ये आवाज कोई आई थी बीच में, मुझे नहीं पता कौन। जी मेरा जो क्वेश्चन है सर नहीं खैर फवाद साहब आप बाद में कीजिएगा, राना साहब काफी देर से इंतजार। जी राना साहब। ठीक है सर। मेरा सवाल ये है कि जो जी सर। राना साहब डिस्कनेक्ट हो गए लगता है। चलें किसी और को मौका दे दें। हाँ तो चलिए फवाद साहब फिर आप कीजिए सवाल। सर मेरा क्वेश्चन है, मैं चूंकि दरमियान में आया था, मुझे नहीं पता डॉक्टर साहब ने डिस्कस किया है कि नहीं,
ये मई में मैं गया था, ये यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट टांग, क्योंकि मैं ये रिपोर्टिंग करता हूँ एनवायरमेंट पे। तो वो जब मैं उधर गया था, उधर वाटर शॉर्टेज बहुत ज्यादा है। तो एक दोस्त है हमारे, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान के हैं, वो टांग से ताल्लुक रखते हैं। तो उनके हुजरे में मैं ठहरा हुआ था, और रात में वो, उनका ताल्लुक है बेटनी ट्राइब से। बेटनी ट्राइब के जो मतलब वो मशरान, जिसे वो मलिक हैं, और जो वो इकट्ठे हुए थे, वो डिसाइड कर रहे थे कि फलान इतना असला लाना है और फलान इतना असला लाना है। और हमने जाके गंडापुर वाल ट्राइब से वो पानी, मतलब वो बंद उड़ाना है, और फिर जी, अगर वो आएंगे। जी। तो सर, ये कॉन्फ्लिक्ट का जो इशू है, ये अभी पता नहीं, मीडिया इसे रिपोर्ट भी नहीं कर रहा, और इसमें गवर्नमेंट का भी फायदा है, क्योंकि वो मतलब वो कहते हैं कि आपस में ये ट्राइब लगे रहें और हम आराम से हुकूमत करें। तो ये कॉन्फ्लिक्ट का इशू हम बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं। तो ये कितना थ्रेटनिंग है सर इस देखिए, पूरे मेरी अर्ज सुनिएगा सर। गुजारिश ये है, इसको आप वाटर वॉर्स कहते हैं, वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आपके देहातों के लोग जो पानी पी रहे हैं और वो पानी पीने के काबिल नहीं है, तो आपके ख्याल में ये वॉर नहीं है उनकी अपने आप के साथ, या ये कहत नहीं है? ऑफ कोर्स ये कहत है। यानी मुझे प्यास लगी और मैंने जो पानी पिया वो इस काबिल नहीं था कि वो पिया जाए, फिर मैंने तो आपके गोशगुजार किया कि वही पानी फसलों को लगता है, वही पानी सब्जियों को लगता है, और उसकी इसी को हम खाते हैं। चले, आप सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं पाकिस्तान से, मेरी आपसे गुजारिश है, जब गंदम मंगवाएं, चावल मंगवाएं, तो जिस जिले से मंगवा रहे हो पता कर लिया करें कि वहां पर वाटर क्वालिटी कैसी है। तो आपको टिप दे रहा हूं। बाकी हुकूमत, आपने ये जो बात की, देखिए ये इतना बड़ा इशू इस हवाले से नहीं है कि लड़ाई फिलहाल हर जगह पे तो नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि हमारी हुकूमत जो है वो इन मामलों के अंदर जो है ना, वो बिल्कुल सोए हुए हैं। मतलब इशू नहीं है, आज एक बयान आया, बस एक बयान जारी कर दिया जी। अगर उसमें देखें, मैंने बड़ी खुली डुली बात की कि हम लोग अभी भी कॉलोनाइज्ड हैं, इनडायरेक्टली हैं। हमारी तरजीहात ये हैं कि हमने एलजीबीटी का इशू उठाना है, हमने जेंडर स्टडीज का सब्जेक्ट पढ़ाना है, पढ़ाएं। और हमने उसमें क्या पढ़ाना है, अभी तक ये मगरब तय कर रहा है। अब मगरब वाले फील नहीं करते, क्योंकि ये उनका इशू नहीं है कि पॉपुलेशन तेजी से बढ़ना एक मसला है। और लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, वेस्ट जो है उसकी एक पॉलिसी के तहत हम जिस खित्ते में हैं, जिसे हम एशिया कहते हैं, वो इस खित्ते की दूर रस भलाई या उसकी डेवलपमेंट जो है वो उनकी तरजीह अनफॉर्चुनेटली हरगिज नहीं है। हाँ, अगर आपने लेसन्स लर्न करने हैं, आप अगर टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ा सा और कंसर्न है, तो इसमें जो लोग रोल प्ले कर सकते हैं वो आपके मेडिकल साइंसेज के लोग हैं। कि जब कोई मरीज या मरीजा एक डिलीवरी हो, जब लोग वहां पर जाते हैं, तो उनको चाहिए कि कोई ऐसी एडवांसमेंट वाली चीजें, कोई दवाई यानी कोई पिल हो सकती है, कोई ऐसा इंजेक्शन हो सकता है। अब जाहिर है हम चाइना की तरह फोर्सफुली तो नहीं कर सकते, वो चीजें अगर आप नहीं करेंगे तो फिर, हाँ सॉरी, मैं एक बात भूल गया। लाहौर पर जो लेटेस्ट स्टडी आई है, लाहौर जैसे शहरों में, उसके मुतालिक ये कह दिया गया है कि अब यहाँ पर ये जो हम माहौल की सूरत हाल हो चुकी है, इसकी वजह से अब यहाँ के रहने वालों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 8 से 10 साल कम हो जाएगी। क्योंकि एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि लाहौर जैसे शहर में चलना फिरना, रोजाना सांस लेना जो है, वर्दी फेलोज, दैट इज इक्वल टू स्मोकिंग 20 सिगरेट्स अ डे। अभी ये एंगल जो है वो रह गया था। तो अब हो सकता है, जिस तरह आपने कहा कि 10 अरब के बाद या कितने अरब के बाद पॉपुलेशन डिक्लाइन की तरफ नहीं, बैलेंस की तरफ आएगी। देखिए एक बात तय है, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जितनी आपके यहाँ सालाना डेथ्स होती हैं, बर्थ उतनी ही अगर हो, यानी पॉपुलेशन आपका ग्रोथ रेट 0 रहे तो ही ठीक होगा। अब यहाँ पर हमारे जो खलीफे हैं, जो खुद साख्ता स्कॉलर हैं, वो क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं जी, इससे क्या होता है कि जो एक्टिव पॉपुलेशन है वो कम हो जाती है और बुढ़ापे वाली पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है। अब खुदा का खौफ करो यार, हमारे यहाँ बूढ़े का मतलब है 60 साल। 60 साल का बंदा आप रिटायर्ड कर देते हैं कि जी अब आप फौत होने वाले हैं, घर जाके फौत हो। तो यूरोप या दीगर ममालिक के अंदर ये जो एज है
एट रिटायरमेंट है, वर्दी प्रोफेसर, वो तो 65 से 67 तक हो चुकी है। वो 40 साल से कम बंदे को मानते ही नहीं है कि तुम अभी मैच्योर हुए हो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की आप बात करते हैं, आप हार्डली 67 ईयर्स पे पहुंचे हैं। जापान वाले 90 ईयर्स को क्रॉस करने वाले हैं। सो जवान से बढ़ापे का मतलब जो आपके यहाँ है वो उनके यहाँ अनफॉर्चुनेटली नहीं है। जी डॉक्टर साहब, जी थैंक यू डॉक्टर साहब। जी राणा साहब, अगर आप बोल पा रहे हैं तो अब आप। मैं हाजिर चाहता हूँ, ये पता नहीं क्या हो गया था मेरे सिस्टम। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी के मसले हैं सर। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब जिसने कायनात बनाई है उसे इतनी कम अकल थी कि कायनात इस तरह बढ़ेगी तो उसके पास कोई हल नहीं होगा, तो ये डॉक्टर साहब को या हमें बैठ के तय करना है कि पॉपुलेशन को कम कैसे किया जाए। पहला तो ये सरकास्टिक किस्म का एक कमेंट है इस पे। दूसरा ये है कि असल क्वेश्चन ये है कि जमीन का सिर्फ 13 या 14% हिस्सा ऐसा है जमीन की सरफेस का जिस पे इंसान रह सकते हैं। उसमें से भी बहुत कम एरिया है जहां पे ह्यूमन बीइंग रहते हैं। बहुत सा एरिया अभी जो है वो ऐसा है जिस पे रिसोर्सेज अभी ना जमीन को काश्त किया गया है, ना वहां से कोई रिसोर्सेज हासिल किए गए। इतनी ज्यादा परेशानी जितनी डॉक्टर साहब डरा रहे हैं हमें, मेरे ख्याल में अगर थोड़ा होलिस्टिकली देखा जाए अर्थ को और उसके बाद यूनिवर्स को, तो इतने खौफनाक ऐसी डरने वाली चीज नहीं। जैसे जैसे बढ़ेगी आबादी वैसे वैसे इसमें से ज़हीन लोग भी बढ़ेंगे, ज्यादा चीजें पैदा करने वाले लोग भी बढ़ेंगे, और उसकी वजह से अल्टीमेटली ये आबादी का कोई ऐसा ज्यादा होने का फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। मेरा तो ये ख्याल है। अब मैथमेटिकली मेरे पास डाटा नहीं है, डॉक्टर साहब के पास जो डाटा है, लेकिन इतना डाटा मेरे पास है कि जमीन का सारा ही 12-13% हिस्सा है जिस पे लोग रहते हैं। तो इतनी परेशानी वाली बात तो समझ नहीं आती कि 8 बिलियन के बाद क्या 10 बिलियन लोग आ जाएंगे तो जमीन जो है वो कांपना शुरू कर देगी, या सूरज की तरफ जाना शुरू कर देगी, या सूरज शुरू कर देगी। जमीन की कैपेसिटी कैसे काम हो जाएगी? अच्छा डॉक्टर साहब के जवाब से पहले राजा साहब मैं थोड़ी सी जिसारत करूं जी जी कि ये जो आपका ख्याल है ये मेरे ख्याल में आपका बिलीफ है, और बिलीफ के बारे में तो फिर आर्गुमेंट की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। मतलब अब इस पे गुफ्तगू मजीद इस पे आर्गुमेंट नहीं हो सकता। नहीं, तो मतलब ये तो मैटर ऑफ बिलीफ है ना। पहला कमेंट तो मैटर ऑफ बिलीफ पे था ना, एक नहीं, उसके बाद वाला जो साइंटिफिक कमेंट था मेरा, दूसरा जो साइंटिफिक, अच्छा राम साहब, दूसरा जो है ना वो हाइपोथेटिकल है, मतलब वो इमेजिनरी है कि भाई अगर ये हो जाएगा तो फिर क्या होगा, मतलब एक इमेजिनेशन है कि कुछ नहीं होगा। अच्छा एक बात तो मैं डॉक्टर साहब की जो है ना वो डिफरेंट एंगल से, जो डॉक्टर इल्हाम नियाज की किताब आई है डाउनफॉल के हवाले से, वो ये है कि अर्थ की जो कैरिंग कैपेसिटी जिसको डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना, वो उस किताब में जो वो रेफरेंस दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि 2000 में ये हम क्रॉस कर चुके। उसकी फिगर ये है कि अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी जो नेचुरली रिन्यू करने की रिसोर्सेज को जो ह्यूमन लाइफ के लिए नेसेसरी हैं वो है 50 बिलियन टन की पर ईयर, और ये थ्रेशोल्ड हम क्रॉस ऑलरेडी कर चुके हैं। और उनका कंक्लूजन भी यही है कि जो डिजास्टर है वो एमिनेंट है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। जो होने के लिए जो सुजेशंस है ना वो वैसे आप देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि ऐसा होगा नहीं कि पूरी जो ग्लोब है, मतलब पूरी जो गवर्नमेंट्स है, पूरी स्टेट्स है और पूरी जो इस वक्त वर्ल्ड कम्युनिटी है,
वो इतनी ड्रास्टिक चेंजेस ले आए अपनी पॉलिसीज में कि आप उसको रिवर्स कर दें। तो जो मतलब नॉलेज हम इसके थ्रू सीख करते हैं ना, एविडेंस के, वो तो इस बात को सपोर्ट करता है। बाकी जो बात है, जो मैटर ऑफ बिलीफ होते हैं, उस पर जाहिर है फिर उस पर तो बहुत ही कम गुंजाइश रह जाती है। अब डॉक्टर साहब जी डॉक्टर साहब, ये हमारे जो दोस्त है राना साहब, इन्होंने फरमाया कि जमीन का कितने फीसद हिस्सा है जहां पर अभी हम जा सकते हैं। देखिए, मैं अर्ज करता चलूं कि मिसाल के तौर पे जब आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान तकरीबन 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, उसमें देखिए डेजर्ट एरिया है, माउंटेनियस एरिया है, और अनफॉर्चुनेटली मैं राना साहब को बताता चलूं कि जमीन को मुसलसल काश्त करने की वजह से, उसमें से नमी मुतासर होने की वजह से, न्यूट्रिएंट्स मुतासर होने की वजह से जमीन का वो इलाका जहां पहले काश्त हो सकती थी, अब उसमें कमी आना शुरू हो गई है। नंबर 2, मिसाल के तौर पे आप अगर कुराए अर्ज पाकिस्तान को लें तो इसका जो वाटर बजट है, जो कुदरत ने ही बनाया है। अच्छा, एक इन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया, यूनिवर्स। आई विश के ये एक विंडो खुले और मरीख पर हम जाना शुरू हो जाएं और मरीख पर जिंदगी आबाद हो जाए, तो फिर आप कह सकते यूनिवर्स की वर्ड तक तो मैं इनकी चले बात को ना मान लेता हूं। बाकी जब ये जमीन जो है, उसमें देखिए सर, सोचो विचार करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। पानी को हम आर्टिफिशियली, अगर आप ये राना साहब ये कहना चाहेंगे कि हम समुद्र के पानी को पीने के काबिल बनाएंगे, तो उसकी कॉस्ट कौन पे करेगा? आपकी जमीन जो डेजर्ट में कन्वर्ट हो रही है, उसको रेस्टोर कौन करेगा? और सबसे जो अहम बात मैंने अर्ज की, जिसको आपने 2000 कहा और मैंने कहा कि ये 1971 से सिलसिला शुरू हो गया था। अब आलमी दीन नहीं, आप किसी भी डॉक्टर से, एक्सपर्ट से पूछें कि मसनूई खाद से पैदा की हुई गंदम और चावल, या आप चलें जट की बात करते हैं, क्या आप में से कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि फ्लेवर और गजाइयत ब्रॉयलर मुर्ग और देसी मुर्ग की बराबर हो? अगर ये बराबर है तो मैं राना साहब की सारी बातें मान लिया। आप उस खेत की गंदम खा के देखें जो बड़े जमींदार अपने घर के लिए आज भी कल्टीवेट करते हैं और उसमें खाद नहीं डालते। हम जो रोटी तंदूर से लेके खा रहे हैं, माजरत के साथ, उसमें भी इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं होते। मुर्दा मुर्गी, बीमार मुर्गी, ये नौबत इस वजह तक आई, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया था, कि इसलिए आई है कि आपका जो डिमांड है वो इतनी ज्यादा बढ़ती है। और अगर आबादी, बढ़ती हुई आबादी इतनी फायदामंद होती तो दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक और कुछ भी ना करते, पाकिस्तान में जैसे ममालिक में से कुछ 2-2 करोड़ बंदा जरूर मंगवा लेते कि आके जी हमारे यहाँ ये आबादी जो है इसमें इजाफा करते। माजरत जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। राधा साहब, कुछ और सवाल लेते हैं, हम इस बहस को आपस में कर लेंगे बाद में। जी साहब, साद शाह साहब ने हाथ उठाया हुआ। जी साहब, हाँ साहब, जी साहब, बेटा कीजिए सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम साद है सर। आई एम करंटली अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एट कायद आज़म यूनिवर्सिटी। सर थैंक यू फॉर द सेशन। पहले तो काफी एनलाइटनिंग था, थोड़ा डिप्रेसिंग था। सर क्वेश्चन मेरा ये है, जो मैं हर किसी से पूछता हूँ जो इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, कि व्हाई इज दिस थिंग वर्थ टॉकिंग अबाउट, इन द सेंस कि जितने भी एनवायरनमेंट एक्सपर्ट्स हैं सर, वो कहते हैं कि डैमेज, या तो कहते हैं, मेजॉरिटी कहते हैं कि इरिवर्सिबल हो चुका है, और कुछ कहते हैं इरिवर्सिबल है बट हम उसको स्लो कर सकते हैं सर। मतलब देखें, आपने जो बात की, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर सर पॉपुलेशन ग्रोथ होती रहेगी, मतलब इसको हम नहीं रोक सकते सर। यहाँ पे जो खुराकी हैं वो नाखालिस ही रहेंगी, जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन है सर वो प्रोड्यूस करते रहेंगे। मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, इकोनॉमिक्स के अंदर जो ग्रोथ बेस्ड मॉडल है वो नहीं रुकना सर। मतलब माल्टस ने, आपने खुद किया, ही सेड 200 इयर्स अगो, उसकी किसने सुनी थी? अब तो जितनी भी ये चीजें हैं सर, ये सब कुछ होता रहेगा सर। तो मैं अभी पिछले दिनों एक एनवायरनमेंट की बुक पढ़ा था सर, तो हार्ड कॉपी थी, तो आई वाज थिंकिंग अबाउट इट कि ये किताब बनने के लिए एक दरख्त कटा है सर, जैसे एनवायरनमेंट डिग्रेड हुई है। ऑथर जो सॉल्यूशंस दे रहा है वो इतनी बहुत ज्यादा इम्प्रैक्टिकल हैं, बट ही स्टिल थॉट कि ये जब किताब प्रिंट होगी, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मैसेज उस बुक से आया है, was it worth the trees that were cut down to print that book? तो मेरा क्वेश्चन ये, जब डैमेज इतना इरिवर्सिबल है,
why even talk about it? अगर हमने 100 साल बाद हम 200 साल कर लेते हैं, although that is not impractical, उसके लिए भी जो हमें solutions चाहिए सर, why talk about it, sir? Like, why not do something else instead of this Zoom call and like accept our plates? अच्छा साथ आपकी सजेशन जो है ना सिंपली ये लगती है कि एनवायरमेंटल स्टडीज जो है इनको हम बैन कर दें और जिंदगी जितनी बची है उसको एंजॉय करें। तो पार्शली तो मैं आपसे एग्री करता हूँ कि मुझे भी यही लगता है कि डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं ना हमें सोचना चाहिए, भी हमें क्यों सोचना चाहिए जब करने को डॉक्टर इल्हाम नियाज भी यही कहते हैं, उनकी किताब को आप रिव्यू कर चुके हैं। तो सोच के हम क्या कर लेंगे डॉक्टर साहब बताइए, हम सोच के क्या करें? जी डॉक्टर मुनव्वर साहब। देखिए सर, अब मैं ना सात बेटी की बात को पूरा तो कंप्रहेंड नहीं कर सका, लेकिन नहीं वो मैं समराइज कर देता हूँ। वो कहते हैं, बताइए। वो कहते हैं कि जितनी इन्वायरमेंटल स्टडीज हैं जी। वो दो बातें कहती हैं कि डिजास्टर जो है वो एमिनेंट है, वो अनअवॉइडेबल है। दूसरी तरह की जो क्लास है वो कहते हैं कि आप इसको स्लो कर सकते हैं लेकिन बच नहीं सकते। ये बात सर मैंने तकरीबन पहले सर एक मिनट तीसरी उनकी जो है ना एक मॉरल क्वेश्चन ये है कि ये जितनी किताबें आपने इस पे लिखी हैं या जो आप गुफ्तगू करते हैं तो उसमें भी आप भी तो ऐड कर रहे हैं, कोई दरख्त कटा होगा जिससे वो किताब एनवायरमेंटल स्टडीज की छपी है, तो फिर आप क्यों आप उसमें इजाफा कर रहे हैं? तो फिर हम छोड़े इस बात को, जब इससे बचा ही नहीं जा सकता, जब एक्शनेबल ही कुछ नहीं है तो फिर इस बात को क्यों करना? फिर हम कुछ और करें, फिल्में देखें, जितनी जिंदगी है वो तो एंजॉय करें ना। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। सर ठीक मैंने कहा, लेकिन क्या रहे थे आप? मैं अर्ज करता हूँ सर। जी बताइए। मैं आपसे ना एक चलें लाइट वेट मूड में ना एक और बात शेयर करता हूँ। मैं जब कोई मूवी देख रहा होता हूँ, हमें गुमराह नहीं करना डॉक्टर साहब। नहीं 90s की, या मैं अपना चाइल्डहुड याद करता हूँ तो प्रोफेसर मैं ना ये सोच एक तखय्युल में चला जाता हूँ कि यार वो कितने खुशकिस्मत लोग थे, वो जिस हवा में सांस लेते थे वो साफ थी, वो जो पानी पीते थे वो साफ था, वो जो ग़िज़ा खाते थे वो साफ थी। तो ये जो बातें बेटे ने की हैं, इसमें एक मैं पॉइंट ऐड कर दूं कि दरख्त काटना इतना गलत नहीं होता जितना दरख्त जो कटने की स्टेज पे पहुंच चुका उसको काट के नया ना लगाया जाए। मतलब आप अगर लाहौर में नहर के किनारे जाए ना तो उसके दोनों तरफ में वर्दी प्रोफेसर जो दरख्त लगे हुए हैं वो अपनी एज पूरी कर चुके हुए हैं। अगर एवरेज एक दरख्त के ऊपर 100 पत्ता होना चाहिए तो उसके ऊपर अब मुश्किल 30 से 40 होते हैं। और ऐसा पौधा जो ऑलमोस्ट डेड हो चुका होता है वो एनवायरनमेंट को या जमीन को उल्टा नुकसान देता है। लेकिन जरूरत, मसलन मैं अब आप मेरे पास अब आई विश की कोई अच्छी खबर होती तो मैं आपको देता। पाकिस्तान में फीकस एक बंदे के हिस्से में जो दरख्त आते हैं वो 5 है वर्दी प्रोफेसर, और हमसे इस रेशो में जो हमसे बुरी हालत में मुल्क है ना दुनिया में वो सिर्फ 9 है वर्दी प्रोफेसर। हमारे हिस्से में 5 आते हैं। दुनिया में ऐसे मुल्क भी हैं जहां एक शख्स के हिस्से में पर कैपिटा ट्रीज 50 भी हैं, 500 भी हैं, 5000 भी हैं। तो अब आप मसलन कनाडा को देखें, ब्राजील को देखें, रशिया को देखें। फिर इसके बाद जो ट्रेजेडी का जो बड़ा हिस्सा है ना वो वाटर सेंस का है। मसलन अभी जब मैं या आप सुबह जब शेव करने के लिए वॉशरूम में गए तो नल अगर खुला हुआ है तो 15 से 20 लीटर पानी बह जाता है, और अगर हमारे पास एक डब्बा होगा तो हम ये सारा प्रोसेस जो है ना वो हो सकता है 2 लीटर से भी कम पानी में कर ले। कनाडा के अंदर क्या होता है कि उनके वॉशरूम में जो फ्लश सिस्टम लगे हुए हैं उसके ऊपर 2 बटन होते हैं। एक होता है जब आप सिंपल करते हैं तो यू पुश द स्मॉलर बटन विच कंज्यूम्स 2 to 3 लीटर वाटर, और जो दूसरा होता है बड़ा बटन जब आप डेफिकेट करते हैं तो वो फिर जाहिर है आप दिन में एवरेज एक दफा जाएंगे, वो 7 से 8 लीटर पानी जो है वो कंज्यूम करता है। तो वो मुल्क जिनके यहाँ अभी ये वाटर क्राइसिस का दूर निशान नहीं है, उन्होंने ये टेक्नोलॉजी कंपल्सरी समझ के अपनाई हुई है, और हम लोग वैसे के वैसे ही चल रहे हैं सर। हमारा जो इरिगेशन सिस्टम है ये फ्लड इरिगेशन पे बेस करता है, यानी आपने खेत में अंधाधुंध पानी छोड़ देते हैं जिसमें से
40% ज्यादा से ज्यादा खेत कंज्यूम करता है, बाकी उसकी जरूरत का नहीं होता। अब ड्रिप ड्रॉप मेथड्स हैं, ये जो दीगर एडवांस हैं, वो जब आप किसानों से बात करते हैं वो कहते हैं बाबू जी हम तो बड़ी मुश्किल से ये ट्रैक्टर लाए हैं जो हम चला के हम खेत में बुआई कर रहे हैं, तो आप वो जो जिन मशीनों का कह रहे हैं वो मशीनें हम कहाँ से खरीदें? जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। नहीं सर, मेरी ड्यूटी है जी। डॉक्टर अफशां, डॉक्टर साहब अनम्यूट कीजिए। जी डॉक्टर अफशां, आप म्यूटेड हैं। हैंड कोशिश में यही कर रही थी कि मैं अनम्यूट कर लूं। अच्छा, आप सबसे ज्यादा एफिशिएंट हैं टेक्नोलॉजी के यूज। ये सर शफीक चौधरी साहब बड़ा सीरियस हमारे बड़ी लग रहे हैं, उन्होंने बड़ी देर से हाथ खड़ा किया हुआ है। अच्छा, मैं पता नहीं क्यों फिर शफीक चौधरी साहब को नहीं देख पा रहा। मैं देख पा रहा हूँ। मैं जानबूझ के नहीं देख रहा। डॉक्टर अफशां से पहले ब्रीफ का कमेंट क्वेश्चन ले लेते हैं, इससे पहले कि उनका हौसला जवाब दे। नहीं, शफीक साहब हमारे साथ रहेंगे, आखिर तक रहेंगे। ये मेरे सिर्फ एक छोटा सा कमेंट है, जी और वो जब साथ बात कर रहे थे उससे पहले सर बात कर रहे थे, तो आपको पता है कि मैं बहुत सारी चीजों को मेटाफोरिकली बयान करती हूँ। तो मेरे लिए अर्थ मदर अर्थ है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेरी माँ थी। तो जब मेरी वालदा बेड रिडन थी और मेरे आसपास के डॉक्टर्स ने और सबने मुझे बता दिया था कि ये रिकवर नहीं होंगी, तो क्या मैंने उनकी मेडिकेशन बंद कर देनी थी, या क्या मैंने उनकी फिजियोथेरेपी करानी बंद कर देनी थी, या क्या मैंने उनको पानी पिलाना बंद कर देना था? नहीं करना था। मैंने अपनी माँ को अपने तौर से आखिरी दम तक एफर्ट करनी थी कि मैं इसकी खुशी, इसकी सेहत, इसकी जिंदगी में इजाफा करूं। मैं रिपीट करती हूँ कि मैं उसकी खुशी, उसकी सेहत, उसकी जिंदगी में इजाफा करने की कोशिश काविश करती रहूं। अल्लाह ताला ने जिंदगी दी, अल्लाह ताला ने मौत दी। खुदा बड़ा समझदार है, उसको पता है कब जिंदगी दी, पता है कब मौत दी, लेकिन मुझे उसने अक्ल और शऊर भी दिया, और उसने मुझे कहा कि तुम अपनी कोशिश काविश करोगे। तो मैं जो सर बात कर रहे थे और जो बच्चा बात कर रहा था, मैं दोनों को सुनते हुए ये सोच रही थी कि बेटा हम इंसान हैं, हम बाकी जानवरों से कुछ मुख्तलिफ हैं, वैसे ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ मुख्तलिफ हैं। हाँ, थोड़ा फर्क है। तो हम सिर्फ ये करते हैं कि वो चीजें जो नेचुरली या अनइंटेंशनली या इंटेंशनली खराबी की तरफ जा रही हो, हमारे रिसर्चर्स का काम ये होता है कि वो आइडेंटिफाई करके दे दें कि भाई ये हरकतें जारी रखोगे तो खराबी जल्दी बढ़ती चली जाएगी, और खराबी बढ़ती चली जाएगी तो जरूरी नहीं है कि मौत आ जाए, तकलीफ बढ़ती चली जाएगी। तो तकलीफ में कमी करना बड़ा जरूरी है। ये मेरे छोटे से कमेंट्स थे। थैंक यू सर। अच्छा, और थैंक्स फॉर द थॉट प्रोवोकिंग इंफॉर्मेशन। ये जो इंफॉर्मेशन होती है ना जो सर ने हमें दी है, सर ये रियल फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन हमेशा हमारे लिए एक काइंड ऑफ अलार्म होते हैं, एक सिग्नल होते हैं, एक अलर्ट होते हैं कि भाई अब भी बाज आ जाओ, अब भी बाज आ जाओ, अब भी बाज आ जाओ, तकलीफ बढ़ती जा रही है। जी सर, सही बात कर रही हूँ। जी सर। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैं साद के क्वेश्चन को रिकंस्ट्रक्ट कर रहा था, मैं उसको सेकंड नहीं कर रहा था। नहीं मुझे पता है, मुझे पता आप इसमें से निकाल सकती हैं। नहीं मैंने उससे पहले जो सर बात कर रहे थे, अगर चाहे तो मैं वैसे कह रहा हूं, मैंने आपको नहीं कह रही। ठीक है, इट्स ओके। तो मैं उन दोनों कमेंट्स को एड्रेस कर रही हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा शफीक साहब, आपकी और डॉक्टर याज फिर पूछना चाह रहे हैं आपकी तरफ में, अगर इजाजत दें तो। शाजिया हमारे साथ हैं। शाजिया पहली दफा आई है। एक तो शाजिया वेलकम। थैंक यू सर। और शाजिया, आप सवाल से पहले अपना तारुफ भी थोड़ा सा करवाइएगा, बाकी दोस्तों के साथ आपकी मुलाकात नहीं है, उसके बाद आप फिर सवाल। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर शाजिया हूँ और फॉर 16 ईयर्स मैं इस्लामाबाद में जो है रिहाइश थी मेरी, और मैंने अपना PhD कॉन्सेप्ट से कंप्लीट किया मैनेजमेंट साइंस में। फिर मैंने बहरिया यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, हाँ, लेकिन रिसेंटली आई मूव्ड टू कराची
तो अभी मैं कराची से आपसे मुखातिब हूँ और कराची में इंपीरियल यूनिवर्सिटी में बिजनेस स्टडीज डिपार्टमेंट में अभी मैं पढ़ा रही हूँ। बेसिकली मेरा जो स्पेशलिटी है सब एथिक्स में पढ़ाती हूँ और लीडरशिप पढ़ाती हूँ बच्चों को। और क्योंकि जब हम एथिक्स पढ़ाते हैं तो हम इन्वायरमेंटल एथिक्स के बच्चों को पढ़ाते हैं। जो जितनी सारी डिबेट यहाँ पे हुई है और जो मुकाबला है हमारा, अब एक चीज़ जो ऑब्वियस है और जो वेरी कॉमन यहाँ पे शायद इतनी कॉमन नहीं है, यहाँ पे खास तरह के सोचने वाले मौजूद हैं जो बात करना चाहते हैं, करते हैं सारे, लेकिन कॉमन नहीं सर। ये जो एटीट्यूड का प्रॉब्लम है ना हमारा, कि फैक्ट सामने हो, कोई हमें बता भी रहा हो, लेकिन समहाउ हम जिस चीज़ को हम इग्नोर करना चाहते हैं या वो जिसको हम कंफर्मेटरी बायस कहते हैं कि जो चीज़ें हमारे बिलीफ को कंफर्म करती हैं हम वही पढ़ना चाहते हैं और उसकी कॉन्ट्रडिक्शन में कोई चीज़ हम इंफॉर्मेशन हम नहीं लेना चाहते, इवन हम सुन के इग्नोर कर देते हैं। इस माहौल के अंदर जिम्मेदारी किसके ऊपर है सर? क्या वेस्ट के ऊपर जिम्मेदारी है हमें ठीक करने की? मैं सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि हमारा अपना क्या रोल है, हमारी क्या जिम्मेदारी है। दूसरी, हम रेगुलेशन की अगर बात करें, इंडिया ने अभी आप देखें, पहले मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट देख रही थी, उसमें बता रहे कि सिंगल यूज प्लास्टिक इंडिया ने बैन कर दिया। इंडिया जैसे मुल्क में बड़ी गुर्बत है, वहाँ पे बहुत आबादी है, हमसे भी गरीब लोग होंगे, तो गुर्बत तो हमारे यहाँ भी बहुत है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमारी एक्सेस में नहीं है, बड़ी कॉस्टली है, बहुत सही, लेकिन छोटे छोटे काम जो हम कर सकते हैं। मुझे याद है 2-3 साल पहले इस्लामाबाद में से प्लास्टिक पे बैन लगा, प्लास्टिक बैग यूज करने पे जगह जगह छापे पड़ना शुरू हो गए। तो लोगों ने महीने 2 महीने हमने भी जी घरों से बर्तन ले जाने शुरू कर दिए, सारे काम शुरू हो गए, लेकिन जैसे ही वो खत्म हो गया, लोगों पे छापे पड़ने बंद हो गए, सारी चीजें नॉर्मलाइज हो गई, दोबारा रिवर्ट हो गया। तो जो बिहेवियर का रिवर्ट होना है ना, जो शायद हम जिसको कहते हैं कि टिपिंग पॉइंट, हम वहां तक पहुंच नहीं पाते, हमारा मुस्तकिल तौर पे बिहेवियर या एटीट्यूड चेंज नहीं होता, और डे टू डे बेसिस पे जब वो चेंज नहीं होगा तो छोटी छोटी चीजें जो हम कर सकते हैं, बड़ी चीजें करने के तो हम अभी शायद काबिल ही नहीं, उसमें हमारा क्या रोल है? समहाउ एज अ पर्सन, एजुकेशनिस्ट के तौर पे, टीचर के तौर पे, या सोसाइटी के मेंबर के तौर पे हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा सर हमें अगर उसका अप्लाई करें। जी मैं जवाब दूं सर? जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। देखिए, आप जितने भी वर्दी पार्टिसिपेंट्स हैं, लाइक जो भी प्रोफेसर होता है, रिसर्चर होता है, उसका कोई अपना अटैचमेंट नहीं होती, न्यूट्रल होता है, वो खबर या फाइंडिंग जितनी भी बयान हो को उसको एज इट इज बयान करता है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो जिस स्टाइल से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। मैं ना शायर तो नहीं हूँ, लेकिन आजाद से ना कुछ फिक्रे कह दिया करता हूँ कभी कभार। तो एक ये लाइक जो मसनूई बारिश का मेरा प्रोजेक्ट था, मैंने उसका नाम रखा था जुगनू। उसकी मैं वजह तस्मीर आपको बता दूं कि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एक दिन मैंने सोचा कि यार आई शुड क्विट दिस कंट्री, मेरे पास ऑफर्स भी हैं, मैं बाहर जा सकता हूँ। फिर मैंने ये सोचा कि नहीं यार, अंधेरों की मुखालफत जरूर करनी चाहिए। तो वो एक छोटा सा आजाद सा शेर है मेरा कि अंधेरों की मुखालफत जरूर करें, चाहे जुगनू से रोशनी उधार लेनी पड़े। वैसे पूरा तो मैंने फिक्रा ये लिखा था कि जब रात होती है तो शम्स डूब जाता है, कमर का एतबार नहीं। और उस वक्त कमर से मेरी मुराद जाने वाले कमर साहब ही थे, लेकिन लोगों को मैंने बताया था कि मेरी इससे मुराद जो है वो चांद है, क्योंकि चांद कभी निकलता है कभी नहीं निकलता। तो ये मेरा मौजूद है सर, 1 साल पुराना आर्टिकल कि जब रात हो जाती है शम्स डूब जाता है, कमर का एतबार नहीं, लेकिन अंधेरों की मुखालफत जरूर करे, चाहे जुगनू से रोशनी उधार लेनी पड़े। दूसरा जवाब मैं इनका ये देना चाहूंगा कि ये ना एक, जब मैं ये पॉपुलेशन पर पीएचडी कर रहा था तो डॉक्टर साहब मैंने आपका नाम भी तो, अपना नाम भी तो मुनव्वर है ना? हाँ जी, मेरा अपना नाम तो आप इससे कैसे निकल सकते हैं? हाँ जी, बस क्या करें अब, दूसरा मेरे पेशे का तकाजा है जी, आई एम सपोज टू डिलीवर। तो उसमें मैं ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग थी, और वो उस टॉपिक पे मैं एक नावल भी बकायदा लिख रहा हूँ, वो था मिथ। उस बंदे ने इतनी कमाल बात लिखी, उसने कहा जी दुनिया की सबसे डेंजरस मिथ ये है कि मसलन दरख्त लगाना है, शॉपर इस्तेमाल करना है, या कोई धुएं वाली गाड़ी को ठीक करना है, तो हर शख्स तकरीबन जो है
वो ये सोच के नहीं करता कि मेरे एक के ना करने से क्या होगा, जबकि असल कहानी ये है कि वो एक ही है जो शुरू करेगा, तो हो सकता है कल को अब्दुस्तारीनी बन जाए। वो एक ही जो है वो शुरू करेगा, तो पता नहीं कल को कितना बड़ा जो है वो एक रेवोल्यूशन जो है वो बर्पा कर देगा। तो आप अपने तौर पे अपनी जो है ना एफर्ट वो जारी रखें। और अभी जिस तरह राना साहब कह रहे थे, जब हम बिलीफ की मुतालिक जाते हैं, मसलन मैं आप सब लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। 2-3 साल पहले मेरी एक जवां साल बहन थी, उसकी डेथ हो गई, तो मैं बड़ा परेशान बैठा था, बिल्कुल जिंदगी रुक सी गई। तो मैं यकदम उठा, तो मैंने जाके, जो मार्च का महीना था, अप्रैल का सॉरी, तो एक मेरे हमारे दोस्त हैं कराची सिंध से, उन्होंने कहा जी 1 अप्रैल को अप्रैल फूल ना मनाएं, अप्रैल कूल मनाएं। तो प्रोफेसर मैं 50 पौधे लाया और अपनी मरहूम बहन के नाम के मैंने लगा दिए। तो ये लोगों का ना माइंड सेट चेंज करने की जरूरत है, कि मैं लोगों को कहता हूं कि अपने इंतकाल कर जाने वालों के नाम के साले सवाब के लिए आप लोग दरख्त लगाएं। और अगर आपको अजीब ना लगे तो ये मेरी विल है अपने स्टूडेंट्स को, कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं, जो मेरी कब्र खोदी जाए, अगर तो मैं ऐसे मौसम में जाऊं इस दुनिया से कि जब पौधे लगाने का मौसम हो, तो उसी वक्त, नहीं तो बाद में मेरी कब्र के ऊपर जाके पौधा लगा देना। मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी बाकियात किसी दरख्त की ग़िज़ा बन जाए। तो ये सोच के धारे होते हैं। अगर आपका रोल मॉडल तारिक जमील है या कोई और है, तो फिर मैं आपके लिए दुआगोई हो सकता हूँ। वो देखिए, मजहब, आई विश के आप लोग अगर एक मजहब के ऊपर रखें कि ये जो मजहब और साइंस का जो हम करते हैं ना चीजें, तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली जितने हमारे बिलीफ हैं, कोई बिलीफ हो। अच्छा डॉक्टर साहब माजरत के साथ 2 सवाल और हैं। एक तो शफीक चौधरी साहब को होल्ड पे किया जी, मैं कहने वाला पहले भी कहा मैंने। और एक और सवाल है उसके बाद, ये नाम बड़ा मुश्किल सा है डॉक्टर अफशान, ये लबीबा पढ़ेंगे आप क्या है? बिशारत है शायद, लाइबा है या लाइबा नहीं है जी, लबीबा। आप खुद ही सर, बता दीजिए लबीबा। पूरा जो भी है जी। लबीबा है जी, लबीबा, लबीबा। हाँ, अब मैं जी। बोल पा रहा हूँ जी। शफीक चौधरी के बाद आपका सवाल। जी शफीक चौधरी साहब, जी, बिस्मिल्लाह। शफीक साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने एनवायरनमेंट के हवाले से और बाकी चीज़ें जो हैं वो बड़े बेहतर तरीके से पेश की। और ज़ाहिर खतरा तो है, और ये इस पे बहुत सारी बातें भी होती हैं, यहाँ पे भी, अमेरिका में भी। ये अलग बात है कि अगर आप सर्वे कराएं तो आधा अमेरिका अभी भी नहीं मानता कि जो वेदर चेंजेस हैं या इस किस्म की चीज़ें हैं वो रियल हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मानते। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे जब इन चीज़ों को देखता हूँ, तो एक तो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं विच आर रियल, और दूसरे जो हैं वो अब जैसे हमारे यहाँ वो फूड के प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पे भी एनवायरनमेंट का मसला तो है, लेकिन फूड की क्वालिटी पे किसी बंदे को यहाँ पे मैंने वो नहीं देखा उस हवाले से एतराज़ करते हुए चीज़ों के हवाले से। जी हाँ, ऑर्गेनिक का एक अपना वो है प्राइस टैग और उस पर यूज होता है। फूड शॉर्टेज के हवाले से एक और चीज जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब तो जो लैब ग्रोन फूड है, और जाहिर है उस पर जो भी आपके साइंटिफिक टेस्ट्स हैं, दे आर वेरी वेरी एप्लीकेबल टू दैट। एक बहुत बड़ी कंपनी है यहाँ पे, बियॉन्ड मीट, कि भाई आप जानवरों को बचाएं, अपनी एनवायरनमेंट बचाएं, लेकिन जो खाना पीना आपका वो तो लैब में बन सकता है, दैट्स नॉट एन इशू। बहुत सारे कितने और चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे प्लांट बेस्ड चीज़ें हैं, टोफू से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बनाई जा रही हैं। तो मैं ज़ाती तौर पे एनवायरनमेंट और फूड को अलग-अलग पर्सपेक्टिव में देखता हूँ, एट होलिस्टिक वर्ल्ड के तौर पे। पाकिस्तान में इसके मसाइल हैं और ज़ाहिर रहेंगे। आप देखें, जहाँ तक बात है ना कि जी एग्रीकल्चरेबल लैंड कितनी है, तो वो तो रिसोर्सेज का मसला है ना। फिलहाल आप उस पर कॉस्ट एक लगा दें। अब सऊदी अरब सारा सहरा है, वो गंदम एक्सपोर्ट करता है, तो इसी तरह से जो हमारे सहरा हैं उनमें भी किसी ना किसी लेवल पे, किसी ना किसी टाइम पे उनको शायद वो किया जा सकता है, कल्टीवेट। जो रियल इश्यू है वो फूड शॉर्टेज से ज्यादा उस एनवायरनमेंट को बचाना है कि जी जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग कार्बन दुनिया में खारिज कर रहे हैं, उसका क्या करना है।
तो यकीन करें वी नीड टू स्टॉप ब्लेमिंग द वर्ल्ड के जी मगरिब हमारे लिए क्या करेगा, किसी ने कुछ नहीं करना। उसकी वजह वो ये करना भी नहीं चाहिए, व्हाई शुड क्यों करे वो? एनीबॉडी डू दैट? हाँ जी बिल्कुल अगर ठीक। एक बंदा जो हमारे यहाँ देखें, जब मैं बचपन में गोजरा और समुद्री के दरमियान में मेरा गांव है, वहां पे पला बड़ा, गोजरे की आपने मिसाल भी दी। तो बचपन में हर गांव के सहन में एक नीम या एक कीकर होती थी, किसी किसी में आम भी होते थे, किसी में कोई हाँ बेरी भी होती थी, वो कम होती थी। टाली। लेकिन टालियां होती थी उसमें बाजारों में, तो वो सारी लोगों ने खुद काटी है, ठीक है ना, बेच दी, गुर्बत। अब कुछ ने बेची हैं, कुछ ने काट दी हैं, जगह पक्की करनी थी। तो ये जो बिल्कुल ये जो बेसिक वाला काम है ना, कि जनाब आपकी सोसाइटी ने करना है, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे भी जो है वो कहने को तो कह देती है कि जी ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो है ना हमारा आम आदमी, उसको अपने घर के बाहर या अपने घर में दरख्त लगाना है, घर के ऊपर पौधे लगाने में कोई वो इशू नहीं है। और इसी तरह की जो चीजें हैं, जैसे वो शाजिया का सवाल बड़ा जेन्युइन था कि जी हम इंडिविजुअल लेवल पे क्या करें। तो इंडिविजुअल लेवल पे अगर हर घर कम से कम इतना ग्रीन अपने आप को कर ले कि उस घर के लिए ऑक्सीजन मिल सके, तो दैट इज अ बिग कंट्रीब्यूशन एटलीस्ट टू देमसेल्व्स। अब यहाँ पे भी जो लोगों के लॉन है वो गवर्नमेंट थोड़ी लगाती है, हाँ खुद लगाते हैं। तो आप खुद लगाते हैं। तो एक चीज ये है कि मैं तो इसको जो है ना वो देखता हूँ फूड और एनवायरनमेंट को थोड़ा सा अलग-अलग खानों में, ऑल्दो दे आर वेरी इंटररिलेटेड इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, दूसरी जो चीज है यही कि खास तौर पे जो पाकिस्तान जैसे इलाके हैं, और यहाँ पे भी अभी देखें कि कनाडा में भी, कनाडा वालों ने तो कहा है कि जी आप जहाँ पे आप जंगल काटते हैं, इवन आप वो रेजिडेंशियल एरिया बनाते हैं, तो देयर इज अ सर्टेन पार्ट ऑफ फॉरेस्ट जो आपको छोड़ना है, उसके बगैर आप इवन रेजिडेंशियल एरिया भी नहीं बना सकते। राइट, वेरी राइट। लेकिन इसी तरह से अब अगर आप देखें तो जो काम हो रहे हैं दुनिया में, जैसे पेपर्स के हवाले से है, तो अभी बहुत सारी चीजें उस पे आ गई हैं, ई बुक वर्जन्स पे। अच्छा, और सबसे मजे की बात आपको बताऊं कि अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो हैं उनका बहुत दुनिया में जोरों शोर से मेरी एक कॉलीग है यहाँ पे, उसने अभी पिछले इसी साल के शुरू में पेपर पब्लिश किया जिसमें उसने बताया कि जनाब ये जो इस वक्त हालात है ना इलेक्ट्रिकल व्हीकल के, वो पॉपुलेशन, वो जो पोल्यूशन है उसके कंट्रोल में कख का इजाफा, वो नहीं कमी कर रही। वजह कि अभी आप ये कर रहे हैं कि जो तेल आपने गाड़ी में जलाना था ना, वो आप कहीं और जला के उससे बिजली बनाने में। तो भाई जब तक सोर्स क्लीन नहीं होगा ना, जब बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिजली उससे नहीं बनेगी, राइट, पानी से बनेगी या सूरज से नहीं बनेगी, तब तक ये चीजें नहीं होंगी। तो अब जो है यहाँ पे अब इस स्टेट में गवर्नमेंट ये कर रही है कि जी आप सोलर पैनल लगाएं तो हम आपको उस पे जो है ना वो सर्टेन सब्सिडीज भी देंगे और आपसे बिजली खरीदेंगे भी। तो गवर्नमेंट सारे प्लांट खुद नहीं लगा रही। यहाँ पे मेरे आस पास जहाँ पे 10-10 एकड़ के, जहाँ पे पहले वो थोड़ा जंगल थे, उन्होंने वो काट के वहां पे वो सोलर लगा दिए। गो एनवायरनमेंट का हिस्सा है, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे कहीं पे कोई वो कैलकुलेशन हो रही है कि जी इस दरख्त जो ये हम काट रहे हैं इससे एनवायरनमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, और वो जो सोलर ओवर द ईयर जनरेट करेंगे उससे क्या फर्क पड़ेगा। सो वी नीड टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स saving the world in terms of environment, in terms of an environment जहाँ पे लोग सांस ले सकें। क्योंकि अब मुझे इतने साल हो गए बाहर, तो अब मैं जब लाहौर आता हूँ तो एक जमाने में सांस लेना मुश्किल नहीं था लाहौर में, अब लाहौर हो में चुका है, सांस लेना जो है ना वो मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है। That is very very dangerous. Food shortage, we will grow it in the lab, we will create those tablets, बंदा एक सुबह खाए तो उसकी जो एनर्जी है ना वो सारे दिन के लिए है। ठीक, you are right, मजे भी आ जाए, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए काम जो है that is absolutely necessary. That's all I want. Very well said, very well said. बहुत अच्छे शफीक साहब, बहुत अच्छे जी। शफीक साहब, आपका
आपका कमेंट था या क्वेश्चन भी था इसमें कोई? सर क्वेश्चन भी है, वो कमेंट मैंने पहले किए थे तो अब अच्छा क्वेश्चन भी नहीं, है। मैं शफीक साहब से, अच्छी ठीक है आप करिए। नहीं उन्होंने कमेंट ही किया, क्वेश्चन कोई नहीं किया। ठीक है लबीबा, आप कीजिए, सवाल कीजिए। और आपसे भी मेरा ख्याल है कि अगर मैं भूल नहीं रहा तो पहली मुलाकात हो रही है। आप अपना ये सर तारुफ आपसे थोड़ा तो सा बताइए। जी आपसे तो पहली है, लेकिन सर मुनव्वर से हो चुकी है। मैं एमफिल का इंटरव्यू देने आई थी तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। अब मैं एमफिल जियोग्राफी कर रही हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। अच्छा जी तो जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तान में अवाम जो सी है हमारी, वो ज्यादातर बात उलमा की मानती है, और जहाँ तक उलमा की बात है वो बर्थ कंट्रोल को लेके इस तरह नहीं सोचते जिस तरह हम सोच रहे हैं। और जिधर हॉस्पिटल भी नहीं है या कोई भी चीज़ नहीं है वहाँ मस्जिद ज़रूर है और वहाँ उलमा ज़रूर है, जिधर कोई भी फैसिलिटी नहीं है। तो मेन चीज़ तो है कि हम उलमा को पहले बताएं, उनको कन्विंस करें कि ये आप शऊर पैदा करें लोगों में, ताकि वो आगे लोगों को बताएं। हमारे उलमा तो ये मानने को भी तैयार नहीं है कि जमीन जोन सी है वो रोटेट करती है, वो इस चीज़ को भी नहीं मान रहे और गोल भी नहीं है जी। और सर ये तो हमारा फिर काम है ना कि हम उनको बताएं, वरना कौन बताएगा? हम किनको बताएं? हमने मार खानी है बता के लबीबा? हम ये देखे ना बीबी बताएंगे तो उसके बाद आपकी बका खतरे में पड़ जाएगी। यस सर, हम पे फतवे लग जाएंगे ऐसे ही। हाँ लेकिन जी। पाकिस्तान में लबीबा जी जी बेटा, ये जो हमने मुकालमा शुरू किया इसलिए हम हर एक से बात करके उसको शामिल करते हैं कि कहीं उनमें से उलमा में से कोई ना आ जाए या कोई मुफ्ती ना आ जाए तो फिर हम पकड़े ना जाएं। सर मेरे कहने का मतलब था हाँ क्योंकि नहीं, मैं समझ गया हूँ बात आपकी, अब बिल्कुल ठीक है। मैं अब किसी की बात नहीं प्रोफेसर मानती, साहब इस पे साइंटिस्ट की कमेंट कर बात, सकता हूँ टीचर्स जी। की बात, किसी की भी बात हो। मैं अर्ज करता हूँ, मैं अच्छा अर्ज करता डॉक्टर साहब आपके जी, एक जी। और बड़े फैन स्टूडेंट जो हैं सैफुल्लाह, वो भी बड़ी दफा हाथ रेज करके बैठे हुए हैं। अच्छा ये सर जो अभी सवाल हुआ है ना, ये इनको लबीबा ने भी किया है। पूछना लें कि ये क्या कहना चाह रहे हैं आपको। अगर तो इजहार अकीदत ही है तो चलो बात खत्म हो जाएगी, अगर कोई सवाल भी हुआ तो फिर ठीक है वो ले लेंगे। जी सैफुल्लाह। वेलकम सर, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि, बल्कि कमेंट है, हम ना रिव्यू कर रहे थे। सैफुल्लाह अगर कमेंट है तो बेटा बहुत मुख्तसर करना। जी जी बिल्कुल सर। हाँ। डॉक्टर इल्हान नियाज साहब के साथ हम जब रिव्यू कर रहे थे तो उसमें मैंने कहा कि सर आबादी बढ़ना जो है ये असल प्रॉब्लम है, सारी इन्वायरमेंटल डैमेजेस। तो उन्होंने कहा कि अमेरिकन एक मिडिल क्लास फैमिली जो है ये यूरोप की, वो जितना ज्यादा इन्वायरमेंट को डैमेज करती है इतना शायद पाकिस्तान या इंडिया का पूरा गांव भी डैमेज नहीं करता। लेकिन आज हमने जो फैक्ट सुने सर से, वो अगर वो नहीं भी कर रहे लेकिन इम्पैक्ट्स तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा हैं। और दूसरा सर ये जो रिलीजियस स्पोर्ट के हवाले से बात हुई है कि हम इसकी सपोर्ट लेके आबादी को कम करने की बात करें इज्तिहाद कयास से, तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ सर। थैंक यू। मैं सर ये दोनों कमेंट में भूल जी ना जी जी जाऊं। सर, जी डॉक्टर साहब। जी प्रोफेसर साहब देखिए, पहली बात जो वो की गई ना मौलवियों साहब के हवाले से, उसमें मैं अर्ज कर दूं सर। किस्सा ये है, जाहिर है जो रिसर्चर है वो तो हर चीज को स्टडी करते हैं। इसको वर्दी प्रोफेसर कहा जाता है फैटलिस्टिक एटीट्यूड। अच्छा मजे की बात है, ये फैटलिस्टिक एटीट्यूड दो हवालों से होता है, एक फेट के हवाले से और एक फैटलिस्टिक होने के हवाले से, फैटल होने के हवाले से। तो ये तकदीर परस्ती होती है। मिसाल के तौर पे बदकिस्मती है हमारी कि पंजाब यूनिवर्सिटी के जहाँ के इस्लामी स्टडीज डिपार्टमेंट में बाहर के पीएचडी जो प्रोफेसर हैं वो हाथ बांध के तो तारिक जमील का बयान सुनते हैं जो 2 घंटे का होता है, जिसकी भारी भरकम मुआवजा दिया गया होता है। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड है कि ये कहा यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में आके कि मैं एफएससी में पढ़ता था, मेरी तैयारी नहीं थी, तो मैंने ना एक वजीफा किया, तो ना सिर्फ सवाल बल्कि एग्जामिनर भी मेरी ख्वाब में आया और मुझे आके 4 सवाल बता गया। तो मेरी उनसे गुजारिश ये थी, मैंने लिखा भी था कि सर आपको बड़ा वजीफा करें, अगर आपको इतनी कुर्बत हासिल है बताएं पाकिस्तान में कहीं मजीद तेल, कोयला, कोई और चीज जो नीचे जखीरा छुपा हो, इंडियन किस वक्त कोई अटैक कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर इंटरनेशनल स्पाई हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, वो जो लोग ड्यूटियां कर रहे हैं वो अपने घरों को जाएं। यानी आपको काम का, यानी आपने सच अ रिडिकुलस थिंग वजीफा भी किया जिसके जरिए आपने चोरी की, आपने उन लोगों का हक मारा
जिन्होंने खुद तैयारी की हुई थी और आप वजीफे की मदद से 4 सवालात ले होंगे। तो ये फैटलिस्टिक एटीट्यूड है, ये तकदीर परस्ती है। और मिसाल के तौर पे मैं आपसे बात कर रहा था ना सर, ज़िया दौर के बाद जमात इस्लामी वाले एक स्टिकर लगाया करते थे यूनिवर्सिटी में। मैं उन दिनों कायदे आज़म यूनिवर्सिटी थोड़े दिन पढ़ा था, फिर मेरी जॉब होगी। उस पर लिखा होता था वर्दी प्रोफेसर, बड़ा खानदान, जहाद आसान। तो ये वो माइंडसेट है जिसने हमें डैमेज किया है। मतलब अब आपका सर दर्द कर रहा है, आपको कोई और इशू है, तो आप सिर्फ वजीफा या तवीज लेने के लिए जाएंगे कि या आप किसी डॉक्टर को देखेंगे। अब जब लोग आगे से अजीब तरह की तोजीहात पेश करते हैं तो फिर यही ख्याल आता है कभी कभी कि यार फिर हम अपनी डिग्रियां फाड़ देते हैं, फिर ये काम छोड़ देते हैं हम। बाकी ये जो बात की है ना अभी ये इसने सैफ ने, ये बड़ी अहम बात है, ये एक मैं कंफ्यूजन दूर कर। हमारे यहाँ ना यहाँ पर जो बिला वजह के नेशनलिस्ट चैनल होते हैं वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान जैसे मुल्क जो है वो कार्बन एमिशन का तो पैदा करते हैं जी 2%। मेरा इन जाहलों से सवाल ये होता है कि फिर स्मोग अमेरिका में तो नहीं आती, स्मोग यूरोप में तो नहीं आती, स्मोग चाइना में तो नहीं आती। और सर वहां पर जो कार्बन एमिशन होता है वो इस किस्म का मतलब धुआं नहीं होता, गलीज धुआं, जिस किस्म का धुआं हमारे यहाँ से रिलीज होता है। हम टायर जलाते हैं, मॉइस्चर वाला कोयला जलाते हैं, हम लोग और दीगर जो चीजें हैं वो जलाते हैं। हमारे यहाँ डीजल का जो ट्रक और बसें चलती हैं वो एक बस इतनी आलूदगी जिसे डस्ट पार्टिकल आप कहते हैं वो पैदा कर देते हैं कि अमेरिका का हो सकता है कोई 100 गाड़ी भी ना करती हो। मिसाल के तौर पे कनाडा के अंदर ये रूल है, आपकी गाड़ी ब्रांड न्यू है, स्टार्ट खड़ी है और खड़ी है, स्टार्ट है, आप चला नहीं रहे, आपको फाइन होगा। फिर वहां पर इस तरह की डस्ट नहीं उठती प्रोफेसर। आपके यहाँ जो तामीरात होती हैं, जो ट्रालियां रेत और मट्टी लेके जाती हैं, जब एक स्पीड ब्रेकर आता है, मेरी तो जिंदगी गुजर गई इन कामों में, 5 से 10 किलो मट्टी वहीं पे सड़क पे गिर जाती है। वो धूल फिर जब उड़ के ऊपर की तरफ जाती है, दैट कांट स्मोक। मतलब अगर कार्बन एमिशन की वजह से सिर्फ स्मोक होती तो इस वक्त पूरे यूरोप के अंदर काले तरीन बादल थे। अच्छा डॉक्टर साहब, शुमाइला फिर कोई सवाल करना चाह रही है? जी शुमाइला। सर ये मेरा तभी सवाल था, वो क्योंकि इनकम्प्लीट रह गया। सवाल मेरा ये था कि हमारी जो ना एक जो पॉपुलेशन का एक जी नहीं पॉपुलेशन की जो रेशियो है वो एक सर्टेन जो एक तबका है उसमें ज्यादा है। जैसे सर ने अभी जिक्र पहले शुरू में किया था कि भाई वो इशारों पे खड़ी खवातीन, उनका एक बच्चा आने वाला होता है, एक उनकी गोद में होता है, और एक दो चार जो हैं वो साथ ही उनके और कहीं इधर उधर प्लेस किए होते हैं उन्होंने। तो मैं सवाल मेरा ये है कि उनको असल तो अवेयरनेस की जरूरत वहां पे है ना कि जो है वो कैसे को हम उसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं एज ए इंडिविजुअल, हमारी गवर्नमेंट को क्या करना है? जी देखिए, उनके लिए उनके पास आप जाएं, उनसे गुफ्तगू करें, सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्हें आप इंसेंटिवाइज करें, डिसेंटिवाइज करें। आई एम सॉरी टू से शरा में कोई शर्मा नहीं है, ऐसी खवातीन की जो स्टीरिलाइजेशन है वो बाय फोर्स कर देनी चाहिए। दे शुड टेकन टू बी द फैमिली प्लानिंग सेंटर्स। ऐसे मर्द और ऐसी खवातीन के जिनके ऑलरेडी 3-3, 4-4 बच्चे होते हैं, कोई रहने की जगह नहीं है, कोई एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है, फूड नहीं है, वो सारा बड़ा होके फिर मतलब क्रिमिनल जो माफिया उसका हिस्सा बनेगा। उन्हें फोर्सफुली स्टीरिलाइज कर दे, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। द वे चाइनीज डिड। डॉक्टर साहब अब आप फतवा लगवाएंगे तो लग जाए ना हक। देखो प्रोफेसर, ना हक जीने से हक पे मरना बेहतर हो। आई अप्रिशिएट योर स्पिरिट, लेकिन मैं इनवाइट नहीं करता। ठीक है जी। ये कोई अब सवाल एक और है कोई किसी की तरफ से 10 पूछे जी, 10 सवाल नहीं कमेंट था। अच्छा कोई और क्वेश्चन, कोई कमेंट, एनीवन? यू आर वेलकम। इरम साजिद, इकरा नूर, इनकी तरफ से कोई बात नहीं आई। आप अगर कोई बात करना चाहें तो प्लीज जरूर कीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब एक सिनिकल जी गाल है, अगर इजाजत हो दे सर वेलकम। शफीक साहब एक मिनट जरा, ये कुछ दोस्त जो बिल्कुल नहीं, जिनका कोई कंट्रीब्यूशन, उनको जरा हम थोड़ा सा शामिल कर लें। जी इरम। जी अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम जी बिस्मिल्लाह जी, वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रही थी काफी देर से कि ठीक है इंडिविजुअली हम कुछ ना कुछ जो भी हम रोल प्ले कर सकते हैं करें। जैसे सर यहाँ हमारे शहर में भलवाल में पानी बिल्कुल पीने के काबिल नहीं है, तो हमारे यहाँ पे एक एनजीओ है, उन्होंने फिल्टर वाटर के प्लांट्स लगा दिए 14-15, तो अब हमें कम से कम पीने के और खाना पकाने वगैरह के लिए पानी मिल जाता है। लेकिन गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है सर इसमें कि वो ड्रिंकेबल वाटर या क्लीनलीनेस या इस तरह की चीज़ें जो है वो मेंटेन करे। सर असल में स्टेट कैसे करेगी, स्टेट का रोल क्या होना चाहिए? या जैसे आप कह रहे हैं कि वो खवातीन उनके वो कर देनी चाहिए उनको स्टेरिलाइज, तो उनको भी तो वो स्टेट ही करेगी ना सर, तो स्टेट कहाँ पे है फिर? देखिए मैडम मोहतरमा, बात ये है, स्टेट की नेचर्स होती है। मैंने पहले ही मरहूमों और क्या दूसरा मैम बोलना, मगफूर नहीं जियाउल है। हक साहब का मैंने जिक्र आपसे किया कि फिर जिया के उन्होंने बाद अब अगर रियासत मरूद के लफ्ज को आगे पीछे कर लें प्रोफेसर। मुझे पता था आप ये कहेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो वो जब रियासत इस तरह की होगी, फिर उसके बाद एक ये काम शुरू हुआ था नून के पिछली दौरे हुकूमत में, और ये मैंने कंट्रीब्यूशन थी मेरी, मैं 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के हवाले से जाता था सेमिनार्स वगैरह में। तो रिलीजियस क्लर्जी जो है ना आपकी, उनके ना इश्तहारात चलाए गए थे टीवी पर भी, अखबारात में भी, और ना ये खंभों के ऊपर भी उनको लटकाया गया था, उनके जो हैं इश्तहारात, जिसमें वो कह रहे थे। अब मैं यहाँ पर ना एक आपको जरा अहम बात बताता हूँ। प्रोफेसर साहब, हुआ ये कि बाय चांस वो जो है ना स्टूडेंट, वो मेरा स्टूडेंट था जो ये काम करता था पॉपुलेशन प्लानिंग में। मैंने उससे कहा कि यार ये करना चाहिए। उन्होंने जब किया तो मैंने जब उससे पूछा कि जी हाउ वाज इट, तो फिर उसने मुझे बताया कि सर शुरू में लोग रिलक्टेंट थे। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जब वो ऐसे लोगों की वीडियो भी आई, बड़े बड़े इश्तहारात में उनकी तस्वीरें आई, तो वो कहने लगा कि सर अब जो उलमा पहले तैयार नहीं थे वो कहने लगे कि यार हमारा भी इंटरव्यू करें, हमें भी, हमारी भी वीडियो चलाएं, हमारा भी कमर्शियल चलाएं, क्योंकि पैसे भी मिलते थे और तशहीर भी होती थी। तो कहता जी, मैंने कहा जी आप तो पहले राजी नहीं थे इस काम के लिए। वो कहते नहीं नहीं यार, हम अग्री है, हम अग्री हैं। अब इसमें लेसन ये है कि थोड़ा इंसेंटिव डालें, थोड़ा डॉलर नहीं, डॉलर पाकिस्तानी करेंसी में डालें, आपकी सारी रिलीजियस क्लर्जी तोते की तरह बोल रही। इकरा, इकरा आप हैं हमारे साथ? इकरा नूर नहीं है जी। शफीक साहब चलें, फिर आप कोई और बात नहीं करना चाह रहा तो आप कीजिए। नहीं, वो तो बस वो सिनिकल कमेंट था, जैसे मैंने पहले भी बताया कि भाई हिंदू मिथोलॉजी के मुताबिक ये जो दुनिया है कई दफा बनी, कई दफा जो है ना वो तबाह बर्बाद हुई, फिर बन गई और फिर सारा कुछ आ गया। ते मतलब इन द एंड अगर वही है तो व्हाट मेक्स अस डिफरेंट एट द एंड, तो फिर की है कि भाई ठीक है, फिर हो जाएगी तो नवी आ जाएगी। तो मतलब, और इसी तरह से एक और जो है ना, पिछले दिनों वो मूवीज 2-4 बनी है यहाँ हॉलीवुड में, इंग्लिश मूवीज। एक तो यह ना कि फेयर की है, दूसरा ये है कि जिसपे जब जो इंसान दुनिया के साथ, जमीन के साथ जो कर रहा है ना, प्लेनेट के साथ, तो उसमें फिर ये डिसीजन किया जाता है कि यार इंसान अकेला ही तो जानता है ना, और भी तो बहुत जानदार हैं, तो क्यों ना इस प्लेनेट को जो है वो उन जानदारों के हवाले कर दिया जाए। तो क्या क्यों जरूरी है प्लेनेट को जो है ना वो इन लोगों